जिन्ना जितना गलत या सही गाली देने के लायक नहीं है। देश का विभाजन किया, देश के विभाजन में अकेले जिन्ना की भूमिका नहीं है। तो माला पहना है जिन्ना को। प्रशांत जी को पहले एक सलाह दीजिए कि अपने जाति का एक वोट लेने की क्षमता पैदा करें। पहले बोले एमएलए नहीं बनेंगे, बोले अब हम बनेंगे। पहले बोले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बोला हम बनेंगे। उनको कहिए कि अभी मुख्यमंत्री का सपना देखना छोड़ दे। कांग्रेस को पप्पू यादव आज तक पसंद बिहार में नहीं आया। क्यों पर? अब ये तो कांग्रेस नहीं समझेगी मैडम। हम तो रंक है, राजा हैं वो। हम तो पागल हैं कांग्रेस के प्यार में, राहुल जी के प्यार में। आपको कमीज से खींच के निकाला गया। कौन कर दिया? दिखा दीजिए मैडम। ये देखिए मैडम, देखिए ना, अब पीछे से हमें उठा रहा है ऐसे। पब्लिक है वो, काले कपड़े में मैडम। सिक्योरिटी पब्लिक है पीछे, पब्लिक है वो। पप्पू यादव के लिए दुनिया पागल है, हम किसी के लिए पागल नहीं है मैडम। पप्पू यादव इस जन्म में उस मंच पे नहीं चढ़ेगा जहां पर कोई युवराज अहंकारी हो। महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कह रहे हैं, हिंदी भाषी और बिहारी झारखंड को जो भी चैलेंज करेगा, हम बम्बई जाके लड़ेंगे राज ठाकरे से। बिहार में किसी कीमत पर मराठी एक भी संस्था को चलने नहीं देंगे, बंद कर देंगे। अजीत सरकार मर्डर केस 9 साल के बाद हमें उसमें फंसाया गया था, और 90 के बाद लालू यादव के समय में मुझ पर केसेस हुए। लालू यादव को आप जिता रहे थे। लालू यादव को मुख्यमंत्री पप्पू यादव ने बनाया। हाँ। 11 एमएलए लेकर के। फिर क्या हुआ? उन्हें नहीं पसंद था। एक पत्रकार ने ट्वीट किया था कि आप कांग्रेस छोड़ के प्रशांत किशोर जी की पार्टी में जाने वाले हैं। मैंने तो कह दिया था उनको कि आप प्राइम टाइम में लेते थे, लेकिन सुबह सुबह ले लिए आप लगता है। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. My guest today is a former convict turned politician, Pappu Yadav. He's a Lok Sabha member of parliament from Purnia, Bihar. Pappu Yadav's real name is Rajiv Ranjan. He's been elected to the Lok Sabha in 1991, 1996, 1999, 2004, 2014 and 2024. Recently, he was in the news when he tried to get onto the truck in which Rahul Gandhi was on, and he was pushed back by Rahul Gandhi's guards. Pappu Yadav had recently merged his party with the Congress. Many of you write in to say, why do we give platform to certain people who have criminal backgrounds? But then they get elected to parliament. In fact, Pappu Yadav has even won an award for his work that he's done as a parliamentarian. So here we have this conversation with Pappu Yadav. Pappu ji, धन्यवाद आप पॉडकास्ट में आए। आपसे कुछ सवाल पूछने थे, पर पहले मैं उड़ती खबर के साथ स्टार्ट करती हूँ कि एक पत्रकार ने ट्वीट किया था कि आप कांग्रेस छोड़ के प्रशांत किशोर जी की पार्टी में जाने वाले हैं। मैंने तो कह दिया था उनको कि आप प्राइम टाइम में लेते थे, लेकिन सुबह सुबह ले लिए आप लगता है। पर ये खबर कहीं से तो उड़ी होगी ना? मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि आज ही ज्वाइन कर रहे हो, और एक दिन पहले एक घटना देखिए। इस बात को समझिए, पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन सेंस। मैं 7 बार में 6 बार इंडिपेंडेंट हूँ, जो वर्ल्ड की हिस्ट्री में नहीं है कोई। वर्ल्ड में एक बार कभी भूल चूक से कोई बन गया हो, दोबारा नहीं बनता। एमपी तो दोबारा नहीं बना, एमएलए हो सकता है बाय द वे बन गया हो। 20 लाख वोटर्स का माइंडसेट, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग रंग, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, धर्म, और अलग अलग मजहब, धर्म, जाति। आप किसी सेंटीमेंट पर वोट ले सकते हैं, आप गाली गलौज पर वोट ले लीजिएगा। इस कंट्री में डेवलपमेंट पर वोट कभी नहीं पड़ी आज तक। या तो आज़ादी के नाम पर वोट पड़ी कि कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, अंग्रेज और हमारे इंडियन ह्यूमन के साथ जो सेंटीमेंट था, उस सेंटीमेंट के साथ हम कांग्रेस के साथ लंबे चले कि कांग्रेस हमारी आज़ादी की पार्टी है, कांग्रेस हमारे फ्यूचर है। फिर हम बहुत लंबा आज़ादी के बाद हम इंदिरा गांधी जी का जो वे ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल सीक्वेंस था, और जो एक दुनिया में एक लेडीज़ के भीतर जो कैलेवर होनी चाहिए, डायनामिक और डैशिंग पर्सनैलिटी जो थी,
उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, उनके जो निर्णय थे, उनके जो शब्दों पर चयन था, हिंदी एंड इंग्लिश एंड पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति को, उसकी सभ्यता को, उसके मानवीय पहलू को रखने की जो क्षमता थी उनमें, और हम जिस भारत पर गर्व करते हैं, तो वो बहुत लंबे समय चले उनके। आपको नहीं लगता कि यूपीए 2 का जो इलेक्शन जीते थे वो डेवलपमेंट एजेंडा पे जीते थे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ। यूपीए 2 का जो था ना, आप इसको समझिए, मनरेगा या मनमोहन सिंह जी का जो इकोनॉमिकल क्राइसिस वर्ल्ड में आया था, और उसमें जो मनमोहन सिंह जी एक भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हुए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बैलेंस रखने का जो उनमें एक जीनियस नींव थी, और न्यूक्लियर। हाँ, तो वो डेवलपमेंट ही तो हुआ। मैं आपको वही बता रहा हूँ, वही मैं आ रहा हूँ। 1-2-3 डील का 1-2-3 वो भी मैं पूछूंगी आपसे। जी 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 तब उस वक्त तो बहुत आरोप भी मनमोहन सिंह जी पे ही लोग लगाए थे। रेनकोट एंड 2G 3G 5G 7G चलता रहा, और कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर हैं, बैक दरवाजे से चलते हैं, कभी नहीं। सरकार तो गिरने वाली थी उनकी। सोनिया गांधी जी का ये नेचर ही नहीं रहा। हो सकता है सोनिया गांधी जी के अगल या बगल में कोई ऐसे इंसान कभी किसी चीज़ के बारे में, लेकिन मनमोहन सिंह जी को मैं जितना जानता हूँ, उनके स्वभाव में बहुत इंटरफेरेंस नहीं हो सकता था। तो मैं आपको बताया कि इंदिरा गांधी जब शहादत दी, तो लोगों ने कहा कि राजीव जी टूर हो गए, और हमारा कांग्रेस टूर हो गया, हाथ टूर हो गया। फिर राजीव जी की शहादत हुई, और उनका जो मासूमियत था, उनका जो चाइल्डनेस नेचर, चेहरा आप याद कीजिए उनकी मासूमियत का, और अमेरिका से लौट के आने के बाद यह एक निर्णय लेना, आप पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ ही राजीव गांधी जी ने बहुत मजबूती से किया कि पंचायत को कितना पैसा जाना चाहिए, किस चीज़ को। और फिर आज हम जिस कंप्यूटर के दौर में दुनिया को चैलेंज किए हुए हैं, वो राजीव गांधी जी की देन है। तो न्यू जनरेशन को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और फिर उनकी शहादत हुई तो लोगों ने कहा कि माँ भी चली गई, बेटा भी चला गया भारत के लिए, देश के लिए, और फिर वो सेंटिमेंट उभरा। 1991 की इलेक्शन आप बोल रहे हैं। फिर हम लोग मंडल पे आए। मंडल भ्रष्टाचार पे इंदिरा गांधी जी के समय आए, एक सेंटिमेंट उभरा, राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है, वहाँ से निकले। और फिर हम 2.5 साल भी नहीं रख पाए अपने आप को। मोरारजी भाई या हम लोग अपने आप को 2.5 साल भी नहीं निकाल पाए। पहले हम जेपी नहीं, आप पहले की बात हम जेपी लोहिया की बात कर रहे हैं। नहीं, राजीव गांधी के बाद तो वीपी सिंह वाली सरकार आए। नहीं, हम इंदिरा गांधी जी के समय की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक, जिस वक्त इमरजेंसी की बात हम कर रहे हैं, कि ये सेंटीमेंट को डेवलप किया गया कि इमरजेंसी तो आ गया, और ऐसा हुआ। उस वक्त हमको एक घटना याद है राजनारायण जी की, जब इंदिरा गांधी जी को ये हराए थे राजनारायण जी, तो रायबरेली, तो उन्होंने 1 साल ही मात्र MP रहे। उन्होंने कहा हेल्थ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि जो इंदिरा गांधी का नहीं हुआ, जो पब्लिक, वो मेरा नहीं हो सकता, और उन्होंने रिजाइन करके चला गया। फिर मंडल, कमंडल, फिर कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान, लिंगायत, बोकलिंगायत। तो आप देखिएगा 90-95% जो चुनाव हुए इस कंट्री में, वो डेवलपमेंट पे नहीं हुए। आप उठा के देख लीजिए, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। तो आपकी राजनीति कौन सी वाली है? हम जब इंडिपेंडेंट MP बने थे, इंडिपेंडेंट MLA, हमारी उम्र क्या थी? 22.5 साल, 22 साल। 67 के हम जन्म हैं, 59 में हम एंट्री किए हैं। कॉलेज स्कूल लाइफ से हम समाज में आए। हमारे दादा जूरी कोर्ट हुआ करते थे। 32 साल मेरे दादा मुखिया रहे, मेरे नाना फ्रीडम फाइटर थे, मेरे पिताजी आनंद मार्गी रहे, 2 बार MP का चुनाव लड़े, मुखिया भी रहे, प्रमुख भी रहे, और वर्ल्ड
घूमते रहे। तो हम लोग एक बड़े जमींदार परिवार से आते हैं। अकेला थे। कभी चंद्रशेखर जी ने आह्वान कर दिया तो नेपाल मवादी से लड़ने चले गए, क्योंकि मधेशियों को इतना वो लोग मार रहा था, मतलब आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। हर दिन मधेसी पर वार था। तो हम लोग मधेसी, चूँकि हम लोग का इंडियन जो ताकत थी उस पर वार था, तो कभी मधेसी कभी नक्सल के बीच से निकलना बहुत मुश्किल थी मेरे लिए। तो हम आनंद मार्ग स्कूल के प्रोडक्ट थे। तो आनंद मार्ग स्कूल में आप इसको जान लीजिए, मैम आप तो बहुत जीनियस हैं, हम लोग स्पिरिचुअलिज्म स्कूल से पढ़े, जो पहले हम एक मोरल एजुकेशन, एक मोरल वैल्यू को किया गया। तो ये जो मोरल वैल्यू है ना, और नव मानवतावादी जो सबसे पहले हमें किस लाइफ को जीना, तो वो मॉरल वैल्यू से हट के आप बाहुबली कैसे बने फिर? हमको तो एक बात समझ में नहीं आता मैडम, हम बाहुबली बने कैसे, हम क्यों बाहुबली बने? मैं तो नहीं बताऊंगी ना आप कैसे बने, आप बताएं। वही बात तो मैं कह रहा हूँ, बाहुबली तो मैं हूँ ही नहीं। आप हनुमान जी को बाहुबल का स्वरूप दिखाते हैं। आप जब अंग्रेज से लड़ाई हमारे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह लड़ रहे थे, झांसी की रानी, तो जब भी आप किसी सिस्टम के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़िएगा दुनिया में, तो आप विद्रोही कहलाइएगा। आप उठा करके देख लीजिए किसी भी हिस्ट्री को। एक आदमी, एक लड़का जो आनंद मार्ग स्कूल का प्रोडक्ट हो, और हिंदुस्तान में 1 to 100 बड़े परिवार होंगे, जमींदार परिवार होंगे, तो उसमें मैं भी आता हूँ। हम कोई चपरासी खानदान के, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप चपरासी खानदान के भी हो तो भी क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात सुनिए ना, हम कोई रोड छाप तो थे नहीं। हम तो एक ऐसे साधना बच्चे में एक लेसन हमें पसंद बचपन से, हमारी फैमिली को, हमारे लिए 6 हाथी, नैलून का कपड़ा, टर्लिंग का कपड़ा, हम कभी नीचे नहीं, हमारे दादा चाहते थे कि मैं उतरूं। और जो अपनी ज़मीन पर दरभंगा राज महाराज और भागलपुर जाया करता था, जिसका खानदान, और जब मैं 90 में एमएलए बना तो 90 के पहले मुझ पर एक केस क्या होता है वो हम लोग नहीं जानते थे। हम लोग ग्रीन ब्रिगेड देवीलाल को, लालू यादव जी को विपक्ष का नेता एक वोट से हमने बनाया था। वहीं से शुरुआत होती है एक सीक्वेंस। कर्पूरी जी के डेथ के बाद हमारे अपने एक दूर के फूफा जी भी चुनाव लड़ रहे थे, अनूप लाल यादव। हमारे एक दूर के मामा थे एमएलसी डॉक्टर रवि, उन्होंने, उनके कहने पर हम लोगों ने लालू जी की मदद की। वहीं से शिवचंद्र झा आजाद जो स्पीकर थे, एक शुरुआत वहीं से उन्होंने की, और वहीं से पप्पू यादव, एक बाहुबली को प्लेस किया इन लोगों ने। किन लोगों ने? ये कांग्रेस की जो तब सरकार थी, सिस्टम थे। कर्पूरी जी डेथ कर गए थे, और आरोप लग रहा था स्पीकर पर कि स्पीकर ने इतनी प्रताड़ना दी कर्पूरी ठाकुर को, सदन में विधायक दल का मान्यता नहीं दिया लंबे समय तक। तो नतीजा ये हुआ कि लेकिन कर्पूरी जी के बारे में यह भी आया कि पानी में इतना नमक डाल उनकी दिया मौत गया, हो गई, मौत हो गई, बीपी हाई हो गया था। बीपी हाई हो गया। तो कई कारण हुए मैडम। वो अभी तक केस सॉल्व नहीं हुआ? अभी तक नहीं, तो बंद हो क्या क्या। तो अब वो सदन में उस वक्त मेरे लिए बड़ी लड़ाई हुई। रघुनाथ झा जी डेथ कर गए, देवेंद्र जी जिंदा हैं, मुंशी लाल राय जी और लोग, कि आखिर ये बदनामी। मैं अनुपला लॉ के यहाँ रहता था पटना में, तो वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। 90 में हम एमएलए बने। तो गन उठाया आपने? कभी आपने गन देखा मेरे हाथ में? नहीं, मैं कहा मेरे इर्द गिर्द कभी सिक्योरिटी में गन नहीं, देखा? पर उस वक्त फिर आपका इमेज कैसे हो गया बाहुबली का? आनंद मोहन और आप और मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं वहीं आ रहा हूँ मैडम। एक बात आज मैं आपको बता दूं, जॉर्ज साहब को आपने कैसे कांग्रेस के खिलाफ इमरजेंसी में, यदि उन्होंने डायनामाइट
किसी पटरी पर रखा, कहीं रखा, किसी आदमी को मारने नहीं रखा। या भगत सिंह को अंग्रेज ने स्वतंत्रता सेनानी नहीं कह दिया। आप भगत सिंह की तुलना मेरी बात तो सुनिए ना, या झांसी की रानी एकदम तुलना है। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। मैं आज भी मैं विद्रोही हूँ सबसे बड़ा इस इंडियन पॉलिटिक्स के खिलाफ। तो हथियार उठाना ठीक है विद्रोह में? मैंने क्या कहा? हथियार तो कहीं मैंने देखे नहीं। आप या किसी को प्रेरित करना, एक गैंग बनाना। मैं वही बात तो कह रहा हूँ, हथियार तो मैंने देखा ही नहीं कभी जीवन में। हमारे घर में हमारे लाइसेंस, हमारे बाप दादा के बारे में तो आप जानिए, जिसके पास कब का डिटी फुटी ट्रैक्टर, कब का रोमन ट्रैक्टर, कब का किरासन तेल का ट्रैक्टर। ठीक है, आप अमीर खानदान से, इसका ये मतलब तो नहीं कि आपके इर्द गिर्द जो हैं लोग। आप मैं एक बात समझिए ना, कोई भी बड़े फैमिली कभी भी इर्द गिर्द कुछ नहीं करता जब कोई सिस्टम, हाँ, कोई जरूरत नहीं पड़ती करने की। ये जब कोई सिस्टम हावी होता है तो वहाँ कोई ना कोई विद्रोह। मैं आज भी हूँ, आपको मैं बहुत क्लियर बता दूं, मैं बेईमान, चोर, दलाल, माफिया, अपराधी और गलत नेता जितने लोग हैं, सदन में भी मैंने नेता को दोगला कहा है। अब मेरा उठा के देखा मैंने। मैं फालतू बात मुझे नहीं पसंद। मेरी बात और मैं आपको बता दूं। अब आप हमको एक बात बता दीजिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए गोधरा करना जरूरी थोड़ी था। प्राइम मिनिस्टर बनने और सिस्टम बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए और रहने के लिए कैश फॉर वोट्स भी हुआ था। आपने अपनी किताब में भी लिखी है वो बात, है ना? मैं तो आपको क्या कहा, तो प्रधानमंत्री, मेरी बात सुनिए ना, कैस्ट ऑफ रोल तो न्यूक्लियर डील के समय ही हुआ था। जी मैं न्यूक्लियर डील के समय हुआ था। अमेरिका ने सबको, वो तो बीजेपी भी उसमें इन्वॉल्व थे, सभी लोग इन्वॉल्व थे, और अमेरिका ने डायरेक्ट सभी पार्टी को पैसा भेजा था। मनमोहन सिंह जी ने नहीं भेजा। पर सरकार तो उनकी बची ना। सर, मनमोहन सिंह जी ने नहीं भेजा, सरकार तो उनकी क्योंकि अमेरिका को ये पसंद थी न्यूक्लियर। और यही बात, इसी बात को लेकर के तो समझौता हुआ था कि याद कीजिए, जब बम्बई में बम ब्लास्ट हुई थे, और उस वक्त जब ये बातचीत आई थी, तो मनमोहन सिंह जी के तो एक बहुत करीबी आदमी उनसे कहा था कि ये प्रॉपर टाइम है, हमें वार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा जस्ट नो गो हेड, मुस्कुराते हुए। फिर जब मनमोहन सिंह जी बम्बई जा रहे थे, उस वक्त भी उनके करीबी ने कहा कि अभी बिल्कुल पीस है, अभी जरूरत है, बोला गो हेड। और जब अमेरिका से वार्ता हुई तो दो ही बात हुई कि आप न्यूक्लियर पावर और ऊर्जा बिना किसी हरी फिटकरी सूद ब्याज के, क्या आप न्यूक्लियर पर समझौता करना चाहते हैं या आप वार चाहते हैं? तो मनमोहन सिंह जी ने तो रास्ता चुना न्यूक्लियर का। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। और आप सुनिए ना कि न्यूक्लियर खराब था या नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था मैडम। पर मैं ये कह रही हूँ कि सरकार बचाने के लिए सभी पार्टियां कुछ ना कुछ तो करती हैं। मैं एक बात तो कह रहा हूँ, सभी पार्टियां, कांग्रेस मरवाती नहीं है, कांग्रेस मारती नहीं है। दंगे नहीं होते कांग्रेस, 84 के दंगे नहीं होते। कांग्रेस ने दंगे नहीं किए। 84 के दंगे कांग्रेस ने दंगे नहीं किए। कांग्रेस ने दंगे नहीं किए। कौन सी पार्टी ने नहीं किए? सर, कांग्रेस ने दंगे नहीं किए। फिर किसने किए? सर, एक घटना घटित होती है और रोड जाम हो जाता है। पप्पू यादव किसको जात, मीना आंदोलन, हमको जाट चाहिए, हमको आरक्षण चाहिए, हम 4 महीने तक पटरी से नहीं निकलते। बड़ी लड़ाई होती है, जाट आंदोलन, किसान आंदोलन, मंडल कमीशन और कमंडल। जब मंडल आगे बढ़ा आरक्षण को लेकर के, तभी तो बीपी सिंह और कर्पूरी जी की सरकार कब गिराई थी बीजेपी ने, और कमंडल कब लाया गया, और कमंडल लाने के बाद कितने लोग मरे, कितने सैकड़ों में बच्चे की आत्महत्या हुई और बच्चे लोग मरे। मैं कह रहा हूं कि ये जो सेंटीमेंट है, इंदिरा गांधी मंडल कमीशन राइट्स जो है वो कमंडल की वजह से नहीं, वो मंडल कमीशन की राइट से। जी नहीं, मंडल कमीशन जब लाया गया, वीपी सिंह की आप बात कर रहे हैं, वीपी सिंह जी के पहले ही मंडल कमीशन जब लाया गया और उसको लागू किया गया वीपी सिंह ने। हाँ, जब वीपी सिंह, तो बच्चे जो मरे थे वो मंडल कमीशन की वजह से। मेरी बात सुनिए ना, जब वो लागू हुआ था। नहीं, सरकार गिरी थी। सर, मेरी बात तो सुनिए, सरकार गिराए गए थे,
जो भी देवीलाल और गिराए गए, बीजेपी के द्वारा। सरकार बचती है तो कोई बचाता है, सरकार गिरती है तो कोई गिराता है। मैडम सरकार गिराए गए बड़े सोचे समझे साजिश के तहत, क्योंकि वो लोग मंडल विरोधी थे। किसने गिराया सर? बीजेपी और देवीलाल ने। हाँ, क्यों गिराया? और बिल्कुल क्लियर था, वो लोग आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। जो 92% जो लोग हैं इस कंट्री में, जिसका 1,14,000 रुपया सालाना है, और 84 करोड़ लोगों को हम आज तक अनाज दे रहे हैं। जिस ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी के लिए मंडल कमीशन एक सामाजिक और शैक्षणिक रेस्पेक्टेबल, उसको इक्वलिटी कैसे लाया जाए, जिसके लिए हम लाए, वहाँ पर इस जन्म में क्या, जो बीजेपी की बात छोड़िए, मैं जब अंबेडकर की बात करता हूँ, जब मनुस्मृति जैसी एक कुसंस्कृति के खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर ने एक लकीर खींची, तो उस वक्त भी गुरु गोलवलकर और सावरकर जी ने इस विचारधारा का विरोध करके अंबेडकर के बारे में जो वक्तव्य है उसको आप सुन लीजिए। तब भी वो अंबेडकरवादी विचारधारा के खिलाफ थे और साफ कहा था कि यह आइडियोलॉजी इस कंट्री में अंबेडकर की नहीं आ सकती। एक महात्मा फूले और पेरियार के समय में, जगजीवन राम जी की बात करते हैं ना, आप बिहार के हैं, तो मैं उन पे आ जाती हूँ। कांग्रेस ने क्यों उन्हें त्याग दिया? उनकी जो लेगेसी है आज तक एक बात बताइए, कभी देखा आपने किसी को बात करते हुए? मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जगजीवन बाबू को डिप्टी पीएम किसने बनाया? एक, जगजीवन राम साहब के काबिलियत को रेस्पेक्ट किसने दी? दो, एक घटना घटित हुई जगजीवन राव के समय, सेक्स स्कैंडल उनके बेटे के साथ। सुन, वही मेरी बात तो मैं वही तो कह रहा हूं। और उस वक्त नैतिक मूल्यों की बहुत वैल्यू थी। अब नैतिकता खत्म हो गई है कि नैतिकता संविधान में है ही नहीं, तो नैतिकता उन्होंने तो कुछ नहीं किया था। नहीं, मेरी वह तो वहीं आ रहा हूँ, है ना। पुत्रमोह किसको नहीं है? लाल नहीं है ना। हाँ। लाल बहादुर शास्त्री जी जब पीएम बने थे, तो उनके पुत्र का जब एडमिशन बिना किसी पैरवी के हुआ था, तो उन्होंने पूछा ये लाल बहादुर शास्त्री ने कि एडमिशन कैसे हुआ। आप खूब बात को मोड़ रहे हैं। जब मैं सवाल पूछती हूँ आप कहीं और चले जाते हैं। आपने अभी मैंने सिर्फ पूछा कि बाबू जगजीवन राम को क्यों बुलाया कांग्रेस ने। मैं तो वही तो कह रहा हूँ। तो आप शास्त्री जी पे, आप फिर नेहरू जी पे चले जाते हैं। सुनिए ना मेरी बात, मैं कहीं भी घुमाता नहीं हूँ आपके सामने। आप हमारे इतने तो मुझे बताइए कि बिहारियों ने क्यों बाबू जगजीवन राम को बुला दिया? आप कांग्रेस को छोड़िए। मैं तो जगजीवन बाबू को कभी बिहारी भूल ही नहीं सकते। मीरा कुमार जी प्रथम महिला, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है बाबूजी का। तो सुनिए ना, वर्ल्ड मीरा कुमार जी को प्रथम महिला स्पीकर, मिनिस्टर, आप पहले इसको भी समझिए। और आज भी मीरा कुमार को कांग्रेस के तरफ से लास्ट चुनाव में भी कांग्रेस का ही रेस्पेक्ट रहा। मैं बताऊं आपको पप्पू जी, अगर कल को ना मोदी जी या अमित शाह जी बाबू जगजीवन राम की तस्वीर रखेंगे ना, तब कांग्रेस उठ पड़ेगी, जैसे पटेल की रख दी थी। जैसे बीजेपी पटेल को यूजर्व करती थी, हाय पटेल तो कांग्रेस के थे। मेरी बात ऐसे ही होगा। मेरी बात मैं भी बताऊं, कर्पूरी ठाकुर जी के साथ भी ये हुआ। मेरी बनना ही नहीं, किन्होंने दिया भारत रत्न? नहीं, ये भारत रत्न मैं आपको कह रही हूँ यही होने वाला है। आप एक बात सुनिए ना, बाबूजी को भी वो ले जाएंगे। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि ये आरक्षण कहाँ से आई। कर्पूरी की माँ भी आई। ये नारा, ये गाली किसने दी? आरएसएस ने। कर्पूरी की सरकार को किसने गिराया? बीजेपी ने। और इतने ही नहीं, मत दो भारत रत्न। सुनिए ना, कर्पूरी जी को मरवाया किसने? उस पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, पहले हम आपकी बात तो आप आइए ना। जगजीवन बाबू, जगजीवन राम जी ने बिहार को बहुत पढ़ा हुआ ना, इसलिए सुनिए ना मैडम, हम इंडिया को बहुत पढ़े हैं जी। और हमारा पूरा फैमिली अमेरिका पढ़ा, हमारा पूरा फैमिली वर्ल्ड क्लास का एजुकेशनिस्ट है, छोटा नहीं। हमारी पूरी फैमिली में भरे हुए हैं, डॉक्टर से ले करके
सारे जितने बौद्धिक, हमारी एक बार तो फिर क्यों आप बाहुबली बन गए फिर वही बात, आप बार बार आप वही शब्द का सब इतने चयन- पढ़े लिखे लोग बार हैं, बार मेरी बात सुनिए आप ना, इतने समृद्ध परिवार के हैं, फिर क्यों इसमें आए नहीं, आप? दिक्कत क्या है कि आप बार बार एक शब्द का चयन, बाहुबली। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए क्या बुलाऊं आपको? मैं माफिया? अब दोनों पूरा वर्ल्ड, वो तो नहीं अच्छा लगता ना? पूरा वर्ल्ड हमको गरीब का हाँ, रॉबिन हुड वो भगवान भी कहता है, हाँ। सर सुनिए ना, हाँ, वो भी आपको नहीं, कहते हैं कि नहीं, आप रॉबिन हुड, करोड़ों रुपए आप बांटते थे। 90%। क्या आपका लाइन है, लक्ष्मी अंदर तो दरिद्र बाहर, ये भी आपने कहा ना, दरिद्रता बाहर। नहीं, मैंने कहा ये लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर से कुछ नहीं होना है। तब तो सारे गरीब लोगों ने कहा हमको एक दिन उपवास कर लो तो भगवान मिल जाएगा। हमने कहा दुनिया में गरीब से ज्यादा उपवास तो कोई करता ही नहीं है। हाँ, लोगों ने कहा काला ड्रेस पहन लोगे तो यात्रा खराब हो जाता है। मैंने कहा अरे पागल, ब्लैक बोर्ड तो काला ही होता है, भर जिंदगी उसी से हम जीनियस हो जाते हैं। लोगों ने कहा, हमने कहा मूसा की सवारी गणेश जी करते हैं और सबसे ज्यादा मूसा को यही लोग मारते हैं घर में। 363 दिन हम सांप को मारते हैं, एक दिन हम दूध पिलाते हैं। तो ये छोड़ दीजिए, ये हम इस पर नहीं। हमारा क्या है, आपके ऊपर हमारा क्या है कि अमित भाई को तरी पार जज ने कहा, हमने नहीं कहा। हमको जज ने बाहुबली नहीं कहा, हमको सिस्टम ने बाहुबली कहा। 13 साल या कितने 14 साल आप जेल में काट चुके हैं, कन्विक्टेड थे आप। मेरी बात 30 सुनिए। या 40 केस आपके अब तो ऊपर मैं थे, बता तो फिर दूं। तड़ी पार आप कह रहे हैं, आप क्या थे फिर? भैया मैं वही बात तो आपसे कह रहा हूँ। ये भी मैं मानती हूँ कि 5 बार आप इलेक्ट हो चुके नहीं, हैं। 5 बार, हाँ, 7 बार। 7 बार, हाँ। पहले सुन लीजिए मैडम, हाँ, मैं अवार्डेड एमपी हूँ 4 हाँ, बार। वो भी मान लिया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा डिबेट में हूँ, ठीक है। और बुरा नहीं मानिएगा मैडम, मुझ पर ना आचार संहिता और मुझ पर आंदोलन के केसेस हैं 23-24। मर्डर भी तो है, एक भी नहीं, मर्डर केस है एक आपका। भी मैं नहीं। निकालूं आप सर मैं राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। चैलेंज है आपको, चैलेंज 10-10 लाख के, हाँ, चैलेंज, हाँ। चैलेंज। मर्डर का केस नहीं है आपके ऊपर? सर बोला तो चैलेंज, चैलेंज। चलिए। 307 भी नहीं अजीत सरकार मर्डर केस, सर, वो अक्विट हो गए आप। सर इक्विट हो गया, बोल भी नहीं वो तो- सकते हैं हाँ, हाँ, अक्विट हो गए आप। सर। वो 9 कम्युनिस्ट- साल के बाद हमें उसमें फंसाया गया था सर, लालू यादव जी ने। सर सीबीआई इंक्वायरी लालू के समय हुई, जिनको आपने देवे elect गौड़ा किया था। जी, और 90 के बाद लालू यादव के समय में मुझ पर केसेस हुए। हाँ, क्यों 90 के पहले नहीं। तो लालू यादव को आप जिता रहे थे, वो आप लालू यादव को मुख्यमंत्री पप्पू यादव ने बनाया, हाँ, 11 एमएलए लेकर के। फिर क्या हुआ? उन्हें नहीं पसंद था। हमारे पीछे यादव टाटी लगे हुए थे। मैं हमेशा लालू यादव जी के साथ खड़ा रहा। पप्पू यादव, इस देश में, इस दुनिया में कोई एक पॉलिटिशियन का नाम बता दीजिए जो लोगों की मदद करता हो। अच्छा, किसने मारा फिर उनको? सर सरकार लोगों की मदद करता हो। सरकार- ये कम्युनिस्ट और लैंड रिफॉर्म और जितने बड़े बड़े जमींदार थे, उनका पूरा परिवार भारत से भाग गया है ना? कोई कहीं नहीं भागा। ऑस्ट्रेलिया में कहीं बैठा हुआ है? भैया मैं वही बात तो कह रहा हूं, राजनीति में बाद में एमएलए बने उनकी पत्नी, एमएलए बने उनकी पत्नी। और उसके बाद पप्पू यादव को हमको कौन रखा? जब केस इक्विटल हो गया था, एसपी भट्टी ने इस केस में सीधा कह दिया था कि पप्पू यादव कहीं नहीं है। फिर सीबीआई को किसने दिया? लालू यादव ने। और सीबीआई जब इंक्वायरी कर रहे थे उस वक्त पीएम कौन थे? देवे गौड़ा। और उस वक्त किंग मेकर कौन थे? लालू यादव। हमें इन्वॉल्व किसने किया 9 महीने के बाद इस केस में? कम्युनिस्ट भी तो थे, सुरजीत वगैरह भी तो थे उसमें। भैया वही बात तो कह रहा हूं, आनंद मार्ग और कम्युनिस्ट के बीच का रिश्ता की खटास याद कीजिए। और उस आनंद मार्गी का बेटा होने का भुगतना पड़ जाए पप्पू यादव को। मेरा 12 साल इन लोगों ने लिया, लालू यादव और इन लोगों ने। मैं यहां होते हम आपके आशीर्वाद से
जो व्यक्ति पूरी दुनिया के हर गरीबों को आंसू पोंछता हो। आई एम द सन। सर मैं गरीबों को भगवान मानता हूं। कोई गरीब नहीं आंसू रो सकता। और जस्टिस भगवान से भी लड़ना पड़ेगा तो गरीब के लिए लड़ूंगा। आदमी तो छोड़ दीजिए, आदमी इन बेईमान शैतान आदमी को मैं कुछ पूछता ही नहीं हूं। इसीलिए जब जब सिस्टम के खिलाफ कोई लड़ा, उसे कहीं ना कहीं एक नाम देना का प्रयास हुआ। आप बाहुबली 5 बार कह दिए, रॉबिन हुड नहीं बोले। बोला ना मैंने। नहीं, मेरे कहने के बाद सुनिए ना मैडम, सारे तो सुनिए ना मैडम, आप गरीबों का मसीहा दुनिया कहती है। अच्छा, रॉबिन हुड पे आते हैं। सुन लीजिए, रॉबिन हुड, आप पैसे देते हैं किसी के घर में, आपने 1 लाख 2 लाख 5 लाख पहुंचा दिया, शादी में, ब्याह में, पढ़ाई में, घटना में, बाढ़ में, तूफान में, कोरोना में, हाँ, सब पूरी दुनिया को। किसी और ने क्यों नहीं किया? कहाँ से आते हैं पैसे? किसी और ने क्यों नहीं किया? सब लोग। सर किसी और ने क्यों नहीं किया? हाँ, किसी और घर में क्यों बैठे रहे? मैं ये पूछ, क्यों चुप रहा? 9 महीना हम सड़क पर क्यों थे? हम लाश क्यों उठाए? हमारे मुंह में मास्क क्यों नहीं थी? हमारे हाथ में मुंह में ग्लव्स क्यों नहीं था? ये सैनिटाइजर किसने पैदा किए? जब डिटोल था मेरे पास, जब डिटोल मेरे पास साबुन पहले से है, ये किसने कहा सैनिटाइजर से हमारा कोरोना भागेगा? ये किसने कहा कि तूफान इधर से आ रहा, छाता लेके जाओ और छाता उड़ जाएगा? तूफान आएगा और छाता लेके निकलेंगे तो छाता उड़ेगा, तूफान तो रुकेगा नहीं। आपने तो इंजेक्शन वैक्सीनेशन नहीं लगाया। सवाल नहीं उठता, सवाल नहीं उठता। ये चाइना और अमेरिका के, मेक्सिको के वार में, पावर शेयरिंग में, ये ड्रग्स और हथियार के खेल में मैं ताली और थाली बजाऊं? तो आप विज्ञान में विश्वास नहीं करते? विज्ञान में विश्वास करता हूं। ये विज्ञान ने तो कहा नहीं, विज्ञान ने तो कहा नहीं कि हमको सुई कौन सी डालनी है, रेमडेसिविर। उसने तो कहा नहीं। WHO ने तो कहा कि मैंने तो रेमडेसिविर के बारे में एक बार भी नहीं बोला। और ये WHO किसका है? WHO पर अधिपत किसका है? अमेरिका का। अमेरिका जो कहेगा WHO उस बात को लाएगा। तो उस वक्त क्या करते फिर लोग जब? सर उस वक्त कुछ नहीं करने की जरूरत थी। उस वक्त कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। आप 10-10 लाख आदमी को मरवा दिए। उस वक्त कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उस वक्त करने की जरूरत यही थी कि हमें लोगों के भीतर दहशत और डर पैदा करने की जरूरत नहीं थी। फिर इस बात कोरोना आपके राज्य में जो डॉक्टर की जमात है वो तो बहुत नाराज थे पप्पू यादव से कि आप गांव-गांव में जाके कह रहे कि वैक्सीनेशन मत लीजिए। डॉक्टर की नाराजगी से और नेता की नाराजगी से, ये माफियाओं की नाराजगी से पप्पू यादव पर असर पड़ना है? हाँ? ये बालू जमीन, ये दलाल की नाराजगी से और A+ होल स्क्वायर। पर आप डॉक्टरों को उस जमात में डाल रहे हैं सर। दलालों की सर मेरी बात सुनिए ना सर, 10% डॉक्टर को छोड़ दूं तो 90% डॉक्टर दलाल से ऊपर है। ये क्या कह रहे हैं सर? मेरी बात सुनिए ना, मैं आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं। मैं, आप एक बात मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, मरे हुए लाश से पैसा वसूलना दलाली नहीं है? अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI से 10 गुना पैसा लेना दलाली नहीं है? तो वो 10% कर रहे हैं, 90% डॉक्टर के आप कह रहे हैं? 90% कर रहे हैं। कहाँ पे? पूरे आपके राज्य में या पूरे देश में? पूरे कंट्री में। सर डेली सदन में मैं रहता हूं, ये जितने बड़े हॉस्पिटल हैं अरबों खरबों के, दुनिया में सबसे ज्यादा सब वसूली कर रहे हैं। टोटल घुटना रिप्लेस नहीं होना कर दो, किडनी ठीक है कर दो, लीवर ठीक है कर दो, नी ठीक है कर दो, 7 लाख का बिल बना दो। हम एक बात मैडम आपसे पूछते हैं, हम इस पर बैठे थे तो क्या करना चाहिए फिर? जी क्या करना चाहिए? सब सरकारी डॉक्टर हो जाएं? जी मैं आपको बता दूं, आप फिर वो सोशलिज्म की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट होना ही नहीं चाहिए। भैया मैंने जो सरकार एजुकेशन और हेल्थ को अपनी ताकत पर दुनिया के लिए ना कर सके,
वैसी सरकार को खत्म हो जाना चाहिए। मुझे बताइए, आज तक हो सका? आपके राज्य में सबसे ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, तो आपके राज्य और उत्तर प्रदेश में, और कहीं नहीं होता। सबसे ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट राजस्थान में कोटा में। कोटा में एक जगह में है, बाप रे सिर्फ बाप। नीट के लिए, नहीं, इंजीनियरिंग के लिए, कौन कह बाकी दिया तो हर आपको? चीज, यूपीएससी के लिए कितना सब कुछ। हर साल 400-600 आत्महत्या करते हैं वहाँ। हाँ। और 40,000 करोड़ का एक हब है। जाते कहाँ पूरी से? दुनिया सबसे ज्यादा तो आपके पूरी राज्य से दुनिया। जाते और तो हैं। सुनिए, दिल्ली में जितने कोचिंग यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी के है ना, जितने नीट्स के, वो उतना बेंगलोर में ज्यादा है। मेरी बात सुनिए ना तो मैडम। किस पार्टी ने किया है? मेरी बात सुनिए ना। बच्चों के लिए किस पार्टी ने मेरी किया? बात आप तो- कांग्रेस की बात करते सर हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, किस पार्टी ने किया, तब ये भी सुन लीजिए। बताइए। नवोदय किसने लाया? आईएम किसने लाया? आईएमए किसने लाया? आईआईटी किसने लाया? आईआईटी। तो फिर हालत इतनी सर बुरी सुनिए क्यों ना, है? आईटीआई किसने लाया? मेरी बात भी सुन लीजिए ना। शून्य से शिखर किसने पहुंचाया? सेंट्रल स्कूल किसने लाया? जिला स्कूल किसने लाया? कस्तूरबा किसने लाया? मेडिकल कॉलेज किसने लाया? मैडम आरटीआई किसने लाया? राइट टू फूड किसने लाया? राइट टू एजुकेशन किसने लाया? राइट टू हेल्थ किसने लाया? मैं कांग्रेस में रहूं ना रहूं, मैं जो कांग्रेस लात मार के निकाल दे, मैं कांग्रेस में नहीं हूं मैडम। कांग्रेस मुझे आज तक नहीं एक्सेप्ट हाँ, किया। क्यों? क्या हुआ था? आप क्यों नहीं? मैडम आपको ऐसा- कांग्रेस ट्रक से भी उतार दिया आपको? सर किसी ने नहीं उतारा। आप पहले यहाँ आइए ना मैडम। मैंने देखा ना वीडियो। मैडम आपने पूछा पैसा कहाँ से लाते हैं। हाँ, मैडम मैं आपके घर के हूँ, मेरे पास 9,000 बीघा जमीन था मैडम, 9,000। मैडम मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरा कोई आप चैलेंज है मैडम आपको? बस आज यही सुनना बाकी था कि पप्पू यादव जी गरीब हो गए। मैडम मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा एक धंधा नहीं है मैडम। मैं आनंद मूर्ति जी की सौगंध खा के कहता हूँ मैडम, मेरे पास मैं आज तक एक ठेकेदारी नहीं किया। इस देश के सारे एमपी एमएलए की बेटी, बीबी, सारे एमपी एमएलए का साला, ससुर, रिश्तेदार के नाम से, जिसके पास साइकिल नहीं थी वो अरबपति है मैडम, खरबपति है। ये लोग सारे कुकर्म और धंधे करते हैं मैडम। मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। तो फिर आपके पैसे मैडम कहाँ से सुनिए ना आए? मैडम, आप जमीन बेच के आप दे रहे हैं क्या? मैडम मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। आफ्टर मनी इन लोगों के लिए पॉर्न, ऐशो आराम की जिंदगी। आफ्टर ऐशो आराम कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, रिलीजन विल मस्ट। सर ये क्षेत्रीय पार्टी जात पात नहीं करे ना, और बड़ी पार्टी हिंदू मियाँ, मैडम मुखिया में चुनाव नहीं जीतेंगे। मैं रॉबिन हुड नहीं हूँ मैडम, और ना मैं गरीब का मसीहा हूँ, और ना मैं बाहुबली हूँ। फिर क्या है? सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला एक साधारण इंसान हूँ, जो सिर्फ गरीबों के बेटे के रूप में उसके पैर छू के अपने को आंतरिक खुशी पाता हूँ। पर वो वोट जब देते और हैं तो आप सुनिए ना, हजारों लाखों रुपए दे रहे हैं ना, उसका सुनिए भी तो ना, फर्क पड़ेगा। मेरी बात सुनिए ना मैडम, तो और लोग क्यों नहीं जीत लेते? तो बाकी लोग भी तो अदानी पैर छूते अंबानी क्यों नहीं? नहीं मैडम, नहीं, वो नहीं आना चाहते नहीं ना राजनीति में। मैडम, उसके नवाब की दिन नहीं है मैडम। सर मैडम महात्मा गांधी क्यों नहीं पीएम बन गए? जेपी क्यों नहीं पीएम बन गया? लोहिया क्यों नहीं बन गया? पहले महात्मा गांधी कहते कि नेहरू जी आप रुको। देखो मैडम एक बात मैं बता देता हूँ, जिन्ना कितना गलत और सही, इसको लिख लो, मत गाली देने के लायक नहीं है। गलत नहीं था, सही था। मैंने कहा जिन्ना जितना गलत या सही, गाली देने के लायक नहीं है कोई। इस कंट्री में अपनी आइडियोलॉजी के साथ हर लोग चलते हैं। गांधी जी के देश का समय विभाजन किया। देश के विभाजन में अकेले जिन्ना की भूमिका नहीं है। देश के विभाजन में परिस्थिति जन सरकमस्टांशियल परिस्थिति थी, जिसमें तो माला पहना है जिन्ना को। जिसमें कौन कहता है आपको किसी को माला पहनाने तो के फिर लिए? क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको सही कह रहा हूं। एक बात याद रखिएगा कि परिस्थिति- जिन्ना को माला पहनाने के लिए अडवाणी, अटल जी और पीएम बनते ही नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले इस्लाम को सही मान कहा था। कहा था नरेंद्र मोदी जी ने कि इस्लाम से अच्छे, इस्लाम से सच्चाई पर चलने वाला वर्डिक्ट है, शब्द है। तो
इस्लाम अलग बात है, जिन्ना अलग बात है। और हम मैं- जिन्ना और की मैं बात कर रहे हैं। और मैं आता आप हूं। जिन्ना और जिन्ना इस्लाम के को मजार क्यों पर जोड़ कौन रहे हैं? गए थे? कौन गया था? वही तो पूछ रहा हूँ नहीं, जिन्ना को सर, उन्होंने जिन्ना कहा के था, मजार पर कौन गए थे? अडवाणी जी जब गए थे सर, पाकिस्तान, और- उन्होंने कहा था कि सेक्युलर, और उन्हें पार्टी ने हटा सर, दिया था। सुन लीजिए ना मेरी है ना? बात। पार्टी ने किसको हटाया किसको नहीं हटाया छोड़िए। जो 2 सीट से जो अटल और अडवाणी ने कहां से कहां पहुंचा दिया बीजेपी को, हाँ, मैं आज वो बात आपको कह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं मैं- जिन्ना के बारे में। पहले एक एक करके करते हैं ना। मैं कहना क्या चाहता हूं जिन्ना के बारे में और नेहरू जी के। आप कांग्रेस आप नेहरू को छोड़िए, जिन्ना की बात आप कीजिए। कांग्रेस तभी से कर रहे थे। नहीं, मैं कांग्रेस नहीं कर रही, मैं जिन्ना कर रही हूँ। मैं आज आपको बता रहा एक हूं। एक करके करते हैं हाँ, पप्पू जी, तो हम गोल गोल घूम रहे हैं। सुनिए ना, मैं गोल गोल नहीं घुमा रहा। मैं घूम रही हूँ। नहीं, हाँ। अब मत घूमिए। मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा हम किस बात आपने हमसे पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, एक चीज का तो मैं जवाब एक बात नहीं मिल रहा। बोलूं, हाँ। मैं लूट के लाता हूँ, बांट देता हूँ। सब तो लुटे रहे हैं, ये क्यों नहीं बांटते हैं? यदि मैं सीधा उत्तर दे दूं आपको, तो यदि मैं यह ना कहूं कि हमको दुनिया, हमारी फूफा की 10 फैक्ट्री हैं अमेरिका में मेडिसिन के, अपने फूफा की, एक बुआ के, इतनी फैक्ट्रियां हैं कि हम 1 to 10 में आते हैं वहां पैसे के मामले में। हमारी बहन, सगी बहन एक ही है, अनीता। हमारे बहन ये डॉक्टर, उनके पास 86 कॉलेज हैं यूपी में। यदि मैं यह करूं कि मेरे सारे सारू अरबपति हैं, किसी को लुधियाने में फैक्ट्री है, मैं यदि यह बोलूं कि मेरा सारा रिश्तेदार अरबपति है, ठीक है फिर। और अगर मैं आप- सीधा आपके पास ये ना कहा कि उत्तर दे देता हूं हाँ, जवाब तो दे कि दिया ना आपने। मैं पीएम को आज चैलेंज कर रहा हूं कि पूरे देश के नेताओं की संपत्ति, उसके खानदान की रजिस्ट्री ऑफिस और किसके नाम से चुनाव, एमपी एमएलए बनने के बाद किसने संपत्ति बढ़ाए, हाँ, बिल्कुल ठीक। मैं जांच मांगता हूं। मैं भी मांगती हूँ, ठीक है। जांच, और किस किस मेरे सामने। चलिए, मैं और पप्पू यादव जी एक एक बात पे तो हम अग्री कर गए। अब आप रॉबिनहुड, हाँ, रॉबिनहुड का जवाब दे दिया आपने। नेता ही नहीं, मैं नेता के पहले सबसे पहले 4 संस्था की जांच मांगता हूं। पहला, पदाधिकारी। ये लोग इतने लूटे हैं कि दुनिया के देश के को गरीब बना दिया, सारे पदाधिकारी बाबू लोग। पदाधिकारी से कौन से बड़ा, पदाधिकारी? ऊपर आईएएस से लेके आईपीएस से लेके ठीक है। सब। जो आजकल ये बिहार चला इतने रहे हैं। लुटेरे जो आजकल देश चलाते हैं दुनिया में, शुरू से लेके बेईमानी शुरुआत ही पदाधिकारी से हुई थी, नेताओं से नहीं हुई थी। पप्पू जी, आप कह रहे हैं कि आपके परिवार में इतने समृद्ध लोग हैं, और इतने समृद्ध परिवार से अच्छा, आप एक बात आते हैं, अब बताइए। आप गरीब हो गए। मेरी बात है ना, सुनिए। कि सारा जमीन गया। आप मेरी बात सुनिए। हाँ, तो वो अगर हो सकता है तो इस तरफ भी हो सकता है। अंग्रेज इस तरफ क्या हो सकता है? अच्छा, एक बात अभी भी रह गई है जो मेरे को खटक रही है, जो आपने जिन्ना के बारे में बोला सर, था, वो अभी- बात खत्म कर दीजिए, फिर अगले में चल लेते हैं। मैं इसी को खत्म कर रहा हूं। मैंने कहा कि मैं डेली बांटता हूं 10 लाख। कब से बांटता हूं? 84 से। मेरे बाप दादे के पास 32 हजार भैंस होते थे, तो दादा दूध और चूड़ा लोगों को रास्ते से खिलाता था। हमारे यहाँ डेली, दिल्ली में हमारे यहाँ न्याय का मंदिर है, मेरा कोठी, हम और मैडम एमपी रहे, एक में हम रहते थे, एक में पूरी दुनिया के गरीब का इलाज कराते थे। आज भी मेरे यहाँ 28 रूम है, बगल में आके देख लीजिए, और डेली 500-600 लोग खाना खाते हैं, डेली डेली। यहाँ पूर्णिया घर पे 2,000 से 3,000, पटना में 150 से 200, खुर्दा में 300 से 400। हम डेली 10,000 लोग हो गए। 5,000 डेली। सामने में आज आप अभी कैमरा भेज दीजिए, कहिए कि पप्पू जी के यहाँ जाओ, मेरे जब तक इंटरव्यू हो रहे हैं जाके लेके आओ। आप अभी भेजिए। बहुत अच्छी बात है सर, 300 पेशेंट डेली रहता है, और मेरे लोग इलाज कराते हैं। सेवा आश्रम उसका नाम है, पूरी दुनिया देख चुकी है। मैं 24 घंटे में 23 घंटा जगा रहता हूँ, 1 घंटा सोता हूँ। मुझे सोए हुए 42 ईयर हो गए मैडम, 38 ईयर। क्यों? मैं लगातार कंटिन्यू वर्किंग रहता हूँ अपने उस गरीब और उस व्यक्ति के लिए। हम आनंद मार्गी हैं, हमको जात पात का पता नहीं है मैडम।
हम हिंदू, मेरे जब मैं जहाँ से चुनाव लड़ता हूँ वहाँ मेरा जात नहीं है। हाँ, 30% तो वहाँ पे मुसलमान हैं आपके। 35%। 35%। जी। और जादव नहीं है वहाँ पर, ईबीसी और 9% ओबीसी है है। वहाँ यादव। ईबीसी ओबीसी है मैडम। जादव है अररिया में, किशनगंज में, किशनगंज में, मधेपुरा में, सुपौल में, झंझारपुर में, मधुबनी में, खगड़िया में, भागलपुर में, बांका में। वहाँ लालू यादव नहीं जीतते हैं लंबे समय से। सीतामढ़ी हाँ, में, पर क्यों? छपरा में, दरभंगा में। क्यों हरा, अब मैं आता वो हूँ जो मैडम। हरा गमछा है, क्यों यादव हरे गमछे को अब वोट नहीं देता? मैं एक बात आपको बता लालटेन देता को क्यों नहीं वोट देता? मैं आपको एक बात बता दूं मैडम, मैं वहीं आता हूँ। यादव को वोट नहीं मैडम, हम 16% हैं और 17-18% माइनॉरिटीज हैं, तो जोड़ लो दोनों, और टोटल मिलाकर के मात्र 11% अपर कास्ट है और सब ईबीसी ओबीसी है। तो ये एमवाई कॉम्बिनेशन नहीं चलता ना उनके मेरी लिए? बात तो मैं कह रहा हूँ, हम एमवाई के लिए पैदा थोड़ी हुए हैं। हम पैदा हुए हैं हमेशा समय काल पात्र परिस्थिति जन सबके काम करने के लिए। हमें जब मौका मिलता है तो एमवाई के लिए नहीं आए हैं। जब लालू यादव जी कर्पूरी ठाकुर के बाद बने थे, जिसमें रामविलास जी, शरद जी, नीतीश जी, मुलायम सिंह, जॉर्ज, सभी लोग थे। जॉर्ज क्रिश्चियन थे मैडम, बिहार ने एक्सेप्ट किया। कर्नाटका से थे। क्रिश्चियन थे मैडम। मधुलिमय को बिहार ने एक्सेप्ट किया मैडम। किशनगंज में बाहर के लोगों को ही सब एक्सेप्ट किया। वो जो पत्रकार थे मुस्लिम, क्या नाम था, एमजे अकबर, हाँ, एमपी उन्हीं को बनाया। साबुद्दीन को बाहर से बनाया। मुफ्ती साहब को कटिहार से बनाया। यूनुस सलीम को कटिहार से बनाया। बिहार हमेशा शरद यादव को मध्य प्रदेश से बनाया। बिहार हमेशा जीनियस को रेस्पेक्ट दिया मैडम, और जगह रेस्पेक्ट नहीं मिली। जॉर्ज को और जगह रेस्पेक्ट नहीं मिला। बताइए तो जो सवाल मैंने आपसे और पूछा। मैं वही बात आ रहा हूं, तो ये जाति नहीं थी, हमको सबको ले चलना था। सामाजिक न्याय की व्यवस्था थी। लंबे समय से एक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई थी, और उस व्यवस्था में एक बड़ा संख्या था यादवों का, जो हमेशा एक मजबूत स्तंभ लाठी लेकर के गरीबों के पीछे खड़े रहते थे। और जब हम सत्ता हमारी बनी तो यादव हमेशा खड़े रहे। लेकिन सरकार के जो लट्ठे तो ठेकेदार थे, उनके आचरण, उनके चरित्र के कारण, व्यवहार के कारण, बोली के कारण हम जिसके लिए खड़े थे वही हमसे दूर होते चले गए। वो उस वक्त की बात है जब वो रणवीर सेना बनी थी, और रणवीर सेना, लोरिक सेना, कुर्मी सेना, बहुत सेना थी बिहार में। हाँ, एक सेना नहीं थी। नक्सल मूवमेंट बहुत लंबे समय से बदलाव के लिए था। माले फिर बाद में आई। उसके पहले अलग अलग नक्सलिज्म का अलग अलग पार्ट था मैडम। सामाजिक न्याय का दौर तब से शुरू नहीं हुआ। सामाजिक न्याय का दौर नक्षत्र, मलाकार, और जब बंगाल से हम इनके भू-हथबंदी कानून, जमीन संबंधित विवादों के बीच, और जब लाल कार्ड और हरा कार्ड की बात आई, और लालू यादव जी की कर्पूरी ठाकुर जी जगदेव बाबू को मारते मारते सामाजिक न्याय में मार दिया गया। जगदेव बाबू जी ने जब नारा दिया था अब की बारी भादों में, गोरी कलाई कादों में, तो लाठी से पीटते पीटते जगदेव बाबू को मार दिया गया। और राज कवि दिनकर और विद्यापति कवि का वो शब्दों का चयन याद करिए। उन्होंने कहा था कि एक दिन गरीब जगेगा और आप होश नहीं कर पाओगे। हमेशा शहीद सूरज नारायण सिंह की बात याद कीजिए, पंडित रामनंदन तिवारी की बात याद कीजिए। हमेशा पिछड़ों के और सामाजिक न्याय के लोगों के साथ खड़ा रहे। आप रेणु की बात याद कीजिए। तो क्या लालू यादव और उनका और लालू यादव जी जब आए तो निश्चित रूप से पप्पू यादव, लालू यादव, ये लोग मंडल कमीशन की जब लड़ाई हुई तो सर मेरी मां पर गोली चली, मेरा बॉडीगार्ड मारा गया, मेरी भाभी मारी गई, हमने अपने भाई को खोया, अपने भाई को जहर दे दी गई। आप इसको ऐसे हल्के में मैडम, हम किसी और नीतीश कुमार जी साथ में थे। पीपी सिंह की सरकार में उप मंत्री थे, देवीलाल के साथ कृषि मंत्री थे। उनका भी तो योगदान रहा था। नहीं, उस वक्त जो योगदान है आप इसको जान लीजिए। किसी के योगदान, रामविलास जी का योगदान कह दीजिए नहीं है।
योगदान कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू का था। ये मैं आपको बता दूं मैडम, इसको आप समझ लीजिए। योगदान बिल्कुल इस वहां पर था शहीद सूरज नारायण सिंह, योगदान था कपिल देव बाबू, योगदान था भोला पासवान शास्त्री का। आप एक हल्के में नहीं ले सकते। और बिहार को किसी एक आदमी को नहीं, एक मौका मिला लालू यादव जी को, उसमें पप्पू यादव भी थे बनाने में, और हम एक जगह जाकर के दिग्भ्रमित हो गए। लालू यादव का 5 साल का वो शासन आम आदमी के जिंदगी के बदलाव का सबसे बड़ा ये था। राजनीतिक बदलाव, आर्थिक बदलाव नहीं। आजकल लोग कह रहे हैं अगर लालू यादव जी के बेटे की सरकार आती है, यानी कि गठबंधन की सरकार अब अगर आती है, तो वही जंगल राज फिर से आएगा। अच्छा, क्या वो जंगल राज था? और क्या अगर लालू यादव की बेटे की सरकार आती है, गठबंधन की सरकार आती है और तेजस्वी बनेंगे, नहीं सवाल तो सुन लीजिए ना, क्या अगर गठबंधन की सरकार आती है और तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या वही जंगल राज जो कहा जाता है कि लालू यादव का जो 5 साल का टेन्योर था वो जंगल राज था, क्या वो? लालू यादव का टेन्योर 15 साल था। हाँ, पर वो जो 5 साल को जंगल राज कहा 5 साल जंगल राज नहीं कहा गया। उस 5 साल में सब लोग साथ थे, अलग कोई नहीं हुआ। 5 साल के बाद पहले बीजेपी अलग हुई, बीजेपी भी साथ में थी, बीजेपी भी साथ में थी। अच्छा, अब बताइए। 5 साल के बाद एक राजनीतिक माहौल बनाया। जैसे 14 में सोशल मीडिया है और बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से हार्वर्ड में, जो 6 क्लास और 9 क्लास ना पढ़ा हो भारत में, हार्वर्ड में पढ़ने वाले को एक जीनियस और सच बोलने की हिम्मत रखने वाला, 10,000 किलोमीटर चलने वाला, और सेकेंड पार्ट में मनमोहन सिंह जी के पीएम को ठुकरा देने वाला व्यक्ति को पप्पू बना दिया। उसी तरह क्या बताइए, आपने किसको ठुकराया? सर बताइए। मैंने क्या कहा नहीं सुने? नहीं सुनाई तो मैंने कहा कि सेकेंड में पीएम की कुर्सी ठुकराने वाला एक हार्वर्ड में एक्सपर्ट में पढ़ने वाला एक जीनियस लड़का, जो राजनीति में, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। हार्वर्ड में पढ़ा? कौन? राहुल गांधी कहाँ पढ़े? हाँ, इसका भी ज्ञान ले लीजिए। उन्होंने ठुकराया जी, उन्होंने ठुकराया पीएम को ना, पीएम की कुर्सी ना, पीएम की कुर्सी। हाँ, उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने कहा राहुल जी आप बनिए, बोला नेवर। अच्छा, 10,000 किलोमीटर पैदल चलने वाला इंसान, बिना किसी कपड़े के और सच की हिम्मत, जो पीएम का कुर्सी छोड़ दे, उसको भी कोई पप्पू। और आप लालू यादव की रीजन में जब ये सब लोग थे, आज इन्हें पसंद नहीं, नीतीश कुमार को सीएम बनाने में मेरी भी भूमिका है। हम लालू यादव के जब बिहार बंटवारा हो रहे थे तो खिलाफ थे, और लालू यादव जी ने जितना पप्पू यादव को तंग किया उतना किसी को नहीं किया। हम जब पूर्णिया में चुनाव लड़े, लालू यादव मेरे खिलाफ गए। इस बार जब हम चुनाव लड़े, प्रियंका जी के साथ जब पार्टी का हम मर्ज कर दिए कांग्रेस में, और हमें टिकट नहीं मिला, लालू यादव जी और उनके युवराज अड़ गए, तो जाके बोले बीजेपी को वोट दे दो, पप्पू को मत दो। और 67-70 एमएलए एमपी लेकर के वहाँ बैठे रहे। मोदी जी 2 बार गए, सारे माफिया और डीएम एसपी मेरे खिलाफ थे। नीतीश जी 2 बार रोड शो किए, 2 दिन लगातार पप्पू यादव को हराने के लिए। पूरा कंट्री एक तरफ था कि वो सीट नहीं जीतना चाहिए, पर आप जीत गए। और मेरी बात सुनिए मैडम, मैं आपको बता दूं, 40-50 गाड़ियों का काफिला चलता है जब आप चलते हैं। मैडम एक बात सुनिए, कौन आपको वोट नहीं देगा? मैं एक बात बोलूं मैडम, पीएम का काफिला, तो आप पीएम तो नहीं है ना? सर क्या पीएम तो नहीं मैं है? एमपी हूं ना मैडम। हाँ। कि नहीं हूं? हाँ। कि नहीं हूं? तो हाँ बताइए। हाँ। और यदि मेरे फॉलोअर इस कंट्री में पीएम से ज़्यादा हो, यदि पीएम के सोशल मीडिया और उसके इंस्टाग्राम से मेरा रिट्वीट ज़्यादा ना हो, निकालिए निकालिए, मैं अभी राजनीति छोड़ता हूँ। चलिए, चैलेंज है मेरा। पर सोशल मीडिया वाले वोट नहीं देते। फिर मेरी बात सुनिए ना मैडम, सोशल मीडिया से तो अरविंद केजरीवाल बना और आपके पीएम बने मैडम।
अच्छा, मार्केटिंग करके वॉशिंग पाउडर, निरमा चश्मा, गोला गायब। ये प्रशांत किशोर जी भी ये सोशल पॉडकास्ट आप कहां से ले आए मैडम? पॉडकास्ट क्यों आया? हाँ, क्यों लोग सुनना चाहते हैं? इंस्टाग्राम क्यों देखना चाहते हैं? रील्स क्यों आ गया? वोटिंग और पॉपुलैरिटी सर अलग आपको चीज है ना। समझिए, सुनिए ना, हाँ। मैं एक बात बता, मैं थोड़ा ना इलेक्शन लड़ रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात सुनिए, चाहे लोग पॉडकास्ट देखने नरेंद्र वाले। मोदी जी फिल्म से भी ज्यादा बेहतर कलाकार बने। फिल्मी हीरो क्या बनेंगे जो नरेंद्र मोदी कलाकार अपने को प्रस्तुत किया? एक बात सुन लीजिए। और दुनिया का जितना झूठ को सच में बदलने की कला जो उसने दिखाई, बाप रे बाप, वो आज के डेट में कलाकारी में वो पकड़ा गए हैं मजिस्ट्रेट चेकिंग में, अलग बात है। किस चीज में पकड़े गए हैं? मजिस्ट्रेट चेकिंग में। काहे? मतलब भाइयों, डॉलर मैं, भाइयों रुपया की वैल्यू मनमोहन सिंह को नहीं मैं, भाइयों शेयर मार्केट मैं, लव लेटर मैं, 2 करोड़ रुपया मैं, 2 करोड़ नौकरी मैं, 15 लाख रुपया मैं, ब्लैक मनी मैं, नोटबंदी मैं, जीएसटी मैं, और फिर भी 3 बार इलेक्शन और जीते। फिर भी फेल्योर। कहा फेलियर होते तो फिर इलेक्शन क्यों जीतते? मैडम हाँ। पहली बार सोशल मीडिया और झूठ, सेकेंड बार पुलवामा, और थर्ड बार पुलवामा। उन्होंने पुलवामा करवाया, आप कह रहे हैं? उन्होंने करवाया या नहीं करवाया, उन्होंने बेहतरीन कलाकारी का इस्तेमाल पुलवामा को अपने चुनाव के लिए इस्तेमाल किया। जैसे इस बार वो सिंदूर का सौदा करना चाह रहे थे, अब लोगों ने समझ लिया कि नरेंद्र भाई मोदी जी का 56 इंच का नहीं 5 इंच का सीना है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर का कोई असर नहीं होगा बिहार चुनाव में? भैया पूरी दुनिया मजाक बना रहा है मेरा, कह रहा है बा रे बा, इतना कमजोर पीएम तो धरती पर कभी कहीं आया ही नहीं। एक यूक्रेन नहीं डरा दुनिया से। मैडम बोला मैं मिट जाऊंगा इजराइल, लेकिन तुमसे नहीं डरूंगा। ये इजराइल कहते हैं ईरान, बोला तुमसे नहीं डरूंगा। एक छोटा सा देश अपने देश के आत्मसम्मान के लिए वर्ल्ड को चैलेंज कर देता है, और हम समझौता करते हैं। छोड़िए उन बातों पर मैडम, मैं आपको एक बात सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आप पप्पू यादव के बारे में आपको खुला चैलेंज है। सोशल मीडिया और मोबाइल बता देता है कि हमारा मोबाइल एक्टिव हो या हम कब तक मोबाइल पर, और पप्पू यादव किस गांव में है। एक दूसरा, बाढ़ आए तो पप्पू, तूफान आए तो पप्पू, कोरोना आए तो पप्पू, पर इस कंट्री में भूज में भूकंप आया। अच्छा ठीक है, सर मैडम पर सुनिए पप्पू ना। जी कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि आपको ट्रक पे चढ़ने नहीं दिया, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जो हैं वो कन्हैया को भी बुलाएंगे और पप्पू जी को भी अपनी पार्टी में बुलाएंगे। प्रशांत किशोर जी पर आपका क्या विचार है कि एक नई किस्म की राजनीति लाने की कोशिश कर रहे हैं वो? कौन? प्रशांत किशोर। मैं एक बात बोलूं मैडम, मैं प्रशांत किशोर जी या किसी किशोर जी का रेस्पेक्ट करता हूं, व्यक्ति का अनादर नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल जी कौन किस्म की राजनीति दिल्ली में लाए? सबसे ज्यादा क्रांतिकारी थे वो। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप उसी पे लग गया, सबसे ज्यादा जेल वही डाली है, सबसे ज्यादा पंजाब में ड्रग्स और दारू लाने का आरोप उसी पे लग गया, उसी की सरकार पे लग गया, सबसे ज्यादा टेररिज्म को बढ़ावा देने का भी आरोप इन्हीं पर लग गया, सबसे ज्यादा एक नैरेटिव निगेटिव राजनीति करने का आरोप लग गया, और अहंकारी राजनीति, और सारे पूंजीपति को राज्यसभा में ले आए। पर प्रशांत किशोर पे आते हैं ना, अरविंद केजरीवाल हार गए, अब निकल गए। अब आइए कि ऐसे लोग जिसको जमीन का, देखिए प्रशांत जी को अभी लंबा समय लगेगा, या अरविंद जी को, आप समझिए क्यों लगेगा? वो इतने भैया 2 साल से तो बैठे हुए हैं गांव में। 2 साल का गांव में कौन कहाँ बैठा मैडम? मैं फिर कह रहा हूँ, पदयात्रा कर रहे हैं मैडम। पहली बार जब वो आए
पद यात्रा तो मैडम 10,000 जो पद यात्रा क्या होता है वो राहुल गांधी से सीख लेते वो मैडम। वो राहुल गांधी सर पूरे देश सुनिए की ना, कर रहे थे सुन ना। लीजिए ना मेरी बात, वो 1 किलोमीटर पद यात्रा नहीं किया, 1 किलोमीटर। मैं आ रहा हूँ ना वहाँ, वो उनको सबसे पहले हायर इंडिया में किसने किया? अमेठी के लिए कांग्रेस ने। वहाँ से वो निकले तो चले गए मोदी जी के पास, बोला कि हम आपके रूम के बगले में रहेंगे। वहाँ उन्होंने एक अपने पढ़े लिखे चीज़ों को, मैं एक बार और फिर आपको आज कह रहा हूँ, जब आप कह रहे थे कि डॉक्टर क्यों, मैडम जब आप आज तनख्वाह देना बंद कर दो और कहो सैनिक में भर्ती होने कोई हो कि एक दिखा दो तो जो बोलो आप। मैडम मैं उसी बात को यहाँ आ रहा हूँ, डॉक्टर पढ़ाई किया, हम भी पढ़ाई किए, आप भी पढ़ाई किए मैडम, आप जीनियस हैं तो आज सारी चीज़ के नॉलेज के साथ मेरे सामने है। हम टीचर बने तो हमको किस सब्जेक्ट को पढ़ाना है हमने वो पढ़ा दिया। हम डॉक्टर बने तो हमको किस तरीके से इलाज करना है हमने वो पढ़ाई की। इसका मतलब ये थोड़ी है मैडम कि 30 रुपया की दवाई और 10 रुपये की दवाई हम 1600 रुपया में बेचें, MRP 48 रुपया, और सारे जितने बड़े बड़े पप्पू जी प्लीज सर मैडम सुनिए ना, सवाल कहाँ से कहाँ मैं आ रहा हूँ ना पहुँच वहीं, MR डॉक्टर की बीवी बाल बच्चा को विदेश ले जाए और MR जमीन खरीदवाए और मेडिकल माफिया, दवाई माफिया, दवाई फैक्ट्री के मालिक जमीन खरीदाए और उसकी दवाई को डॉक्टर 10-10 दवाई को लिखे और डॉक्टर लिखे कि यहीं पर तुमको अल्ट्रासाउंड, यहीं पर CT स्कैन, यहीं MRI करना है, इसी जांच घर में MRI करना है और यही दवाई लेना है, तुमको बाहर से नहीं लेना है, तुमको मेरे ही अस्पताल का ये समोसा 100 रुपये में लेना है, बाहर से कोई खाना नहीं आएगा। वो मेडिकल मैलप्रैक्टिस की बात। आया एक एजुकेशन माफिया। मैडम जब कोई एक अच्छा आदमी, मैं इस कंट्री में अभी तक एक अच्छा आदमी नहीं मिल पाया मैडम, मुझे भले आदमी की कमी नहीं है, भले आदमी, अच्छा आदमी नहीं मिला। मैं गरीब की फिर बात नहीं कर रहा हूँ। और मैडम जितनी बुराई का जरता है उसमें पढ़े लिखे लोग सबसे ऊपर हैं। तो अनपढ़ ही रखें क्या कादिर देश को? सुनिए ना, नहीं कौन कह रहा है? तो हम सर अब्दुल कलाम और अब्दुल कादिर ने भी परमाणु बनाया, पाकिस्तान, हाँ वो तिनखैया घोषित हो गए। और अब्दुल कलाम का तो जो आप तो ऐसे कह रहे हैं कि सारे डॉक्टर जो हैं अब्दुल कादिर हैं यहाँ पर। मैं 90% डॉक्टर अब्दुल कादिर है। एक अब आइए प्रशांत किशोर। अभी मैं जिन्ना पे पहुंचती हूँ तब आप बताएंगे हाँ, फिर वहीं कि हमारे यहाँ महात्मा नहीं है कोई, सिर्फ जिन्ना है। मेरी बात हाँ। सुनिए ना, मैं प्रशांत किशोर पे आते हैं। मैं प्रशांत किशोर जी की मेरा बात दिमाग घूम रहा है अभी। मैं मैडम आप इतना घुमाते हैं सवाल, कुछ पूछती हूँ आप कहीं और ले मैडम जाते हैं। आप ये मत समझिए कि हम अब आज के भारत पे आ जाते हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में बता दूं। प्रशांत किशोर जी एक बेहतरीन जीनियस पढ़े लिखे एक लड़का था जो विदेश से पढ़ा और 6 क्लास आदमी के पास गया, उसको अपना एक ट्रिप दिया, उस ट्रिप से वो पैसा कमाए। इतना 1000 करोड़ या इतना लाख करोड़ में हम चुनाव लड़ेंगे, उस ट्रिप से एक पैसा कमाए। फिर वहां से जब वो बोले कि हम PM के रूम के बगल में रहेंगे तो अमित शाह उनको भगा दिया। अमित शाह जी उनको भगा दिए, वो नीतीश बाबू ने भी भगा दिया। सर सुनिए ना मैडम, तब वो गए नीतीश जी के पास। नीतीश जी के पास जाकर के उन्होंने कुर्ता बदला, पूछते जाइएगा। कुर्ता बदलने के बाद बोला कि हम नेता हो गए और वाइस प्रेसिडेंट हम हो गए। नीतीश के बाद सेकेंड मैन हम हो गए। बोला नीतीश मेरे पिता हैं, दत्तक पुत्र हैं हम नीतीश के। नीतीश जी ने उनको एक बेहतरीन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया कि आप इस डेवलपमेंट को करिए। वहाँ से वो भाग गए, भाग के चले गए रेड्डी के पास। रेड्डी अगले बार 0.1% से चुनाव हार गया था, तो उनको बोला कि ये 0.1% एक ट्रिप है, इसको लो और तुम कितना दोगे सो बताओ। तो वहाँ 1200 करोड़ में डील हुआ। वहाँ से भागे ममता जी के पास आ गए। ममता जी के पास भतीजा दीदी के बीच में बड़ा उठा पटक हुआ। वहाँ उनको मिल गया Z+ सिक्योरिटी, वो जेड लेके घूमने लगे।
बोला कि हम यहाँ पर अब ठीक है, और बोला कि अब राज्यसभा MP ममता दीदी इनको जितवा तो दिया ममता अरे जी ने। सुनिए ना, ये वहाँ पर गए जहाँ पहले से 3 बार 4 बार CM लोग बने हुए थे, पहले से 2 बार 3 बार, जहाँ एक बार गए एक को जगह नहीं, फिर वहाँ से भागे आ गए। उनसे ममता दीदी से 300 करोड़ रुपया लेके ये गोवा गए, गोवा में 3% भी ममता दीदी को नहीं मिला। वहाँ से भागे उद्धव भाई के पास गए, वहाँ से भगा दिया गया। वहाँ से फिर कांग्रेस में आए, उत्तर प्रदेश में आके खाट रैली किए, खटिया खड़ा कर दिए। फिर अमरिंदर के पास गए, 0 पर आउट कर दिए। फिर बोला कि नहीं, अब हमारे लायक कोई नहीं है। बोला ना, हमारे लायक कोई नहीं है हम। और जिसको इन्होंने दत्तक पुत्र बने पिता कहा, उसी को सबसे ज्यादा गाली दिया जाके, नीतीश कुमार को। तो आपके लिए नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर कह रहा है कि लालू का तो राज, जंगल राज तो दिखता था, ये तो मैंने राक्षस राज देख लिया। एक दिन में कल 12 हत्या हुई है पटना में, कल 8। एक बीजेपी के लीडर को सुबह मारा, एक मिश्रा को एक दिन पहले मारा, कल एक महतो को मार दिया, एक नहीं कल हाँ, सिर्फ कल एक महतो वकील को मार दिया, और एक मोटरसाइकिल को मार दिया। तो मैडम एक दिन में 24 पूरे बिहार में हत्या क्यों हो रहा है? एक बच्ची का बलात्कार करके मार दिया हाजीपुर में। आपको जाना चाहिए मैडम, एक बार निकलिएगा तो बिहार और गांव का पता चलेगा मैडम कि थाली में ना तो दाल है किसी गरीब को, ना सब्जी, और 40 रुपये की चप्पल पहनने की औकात नहीं है मैडम, 400 रुपये की साड़ी। और यदि 50,000 का दवाई के कारण कितने लोगों की मौत होती है ये जाके देखिए, वो पप्पू यादव को पता है। मैडम आपका भाई ना, पप्पू ना, स्पीकर लिखा था। कौन स्पीकर? गुजरात का बीजेपी स्पीकर। सेवक हो तो पप्पू की तरह। भूज आया था मैडम, पैसा सब लेके गए थे, हम सेवा किए जाके, ट्रेन हम भी भर के गए। मैडम उत्तराखंड में बाढ़ आया, पप्पू वहाँ 10 दिन रहा। उड़ीसा में बाढ़ आया, पप्पू यादव 10 दिन रहा। मैडम जब जब बिहारी पर हमला हुआ, चाहे वो गुजरात में बिहारी को मार मार के भगाया जा रहा था, मैडम हम पर बम चलाने की कोशिश की गई, गुजरात में ईंट फेंका गया, बोला हम मार देंगे, हम लेके आए। मैडम आसाम में बिहारी पर हमला हुआ, हम लेके आए। मणिपुर में हमला हुआ, हम लेके आए। मैडम हम हमेशा, अब महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कह रहे हैं, तो मैं वही बात कह रहा हूँ। अब उद्धव तो आपके गठबंधन का हिस्सा है। मैं क्या कह रहा हूँ, वही मैं आ रहा हूँ मैडम। अब पहले एक जगह आइए ना प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं क्रांति करूँगा। मैडम आप कहीं एक अस्थिर जगह तो रह नहीं पाए, या तो सब जगह से भाग गए, या तो सब जगह से आपको भगा दिया। 2 ही बात होगी, या तो भाग गए या तो भगा दिया। तो आप या तो आप नहीं बन पाए, ना तो आपका कोई नहीं बन पाए। अब वो करना चाहते हैं। अब तो सुन लीजिए ना मेरी बात, वो है तो बिहार के। अब मैडम सुन तो लीजिए। अब वो कहते हैं कि आओ ना जी, PM CM तो हम ही बनाते हैं, हम बनाएंगे तुमको। पहले उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं बनना है। अरे सीख लेते नहीं बनने के लिए बाला साहब ठाकरे से। बादल और बाला साहब ठाकरे सबसे पुराने एलाइज बीजेपी के, कहाँ से कहाँ बीजेपी को पहुँचा दिया। और बादल और बाला साहब ठाकरे को इस तरह लात मारा, बीजेपी जो अडवाणी और अटल के नहीं हुए, अब बाला साहब उसके तो और किसके होंगे मैडम? बाला साहब को कहाँ बाला लग साहब किया? ठाकरे को तो ऐसा, तो बाला साहब ठाकरे के समय में ही टूटा होगी मैडम, अलग नहीं। अच्छा चलिए, अब पुरानी बातें सुनिए ना छोड़ते हैं। मैडम, आइए ना। अब अब आप आइए। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी सबसे ज्यादा पिता 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 पैर छुए, और सबसे ज्यादा पिता नीतीश को कहे। आज के दिन में जितनी शब्दावली गाली की हो सकते हैं, उससे कई गुना ज्यादा भोजपुरी में जितना गाली हो सकता है, उससे ज्यादा गाली ये देते हैं।
और किसी को 6 क्लास कहते हैं, किसी को 9 क्लास कहते हैं। तो बीजेपी को एक को बार 6 और नरेंद्र मोदी को 9 क्लास क्यों नहीं बोलते हैं? तेजस्वी को ही क्यों बोलते हैं? एक दूसरी यादव क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं नीतीश ना। को गाली क्यों देते हैं? 16 साल में तो डबल इंजन की सरकार है, तो बीजेपी को गाली क्यों नहीं देते हैं? दो तो वो बी टीम कह रहे हैं आप प्रशांत किशोर मैं को? किसी को बी टीम, मैं ना तो ओबीसी साहब को कोई बी टीम बोलूंगा और न प्रशांत किशोर जी को बी टीम तो आप बोलूंगा। बोल क्या रहे हैं फिर पप्पू जी? हर आदमी को राइट है चुनाव लड़ने का। मैडम वो बिहार है, वो दिल्ली नहीं है। कि केरल, बम्बई, लंदन सभी जगह का यहाँ पर जो काम करने वाले और अलग अलग। अच्छा चलिए, आप बिहार को जानते हैं। बिहार क्या तेजस्वी यादव गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा है कि नहीं है? अब पहला बात तो ये मैं बता दूं कि संगठित अपराध का जनक है बीजेपी, और वो हरीन बीजेपी का तो मुख्यमंत्री बनता ही नहीं है ना। तो बीजेपी को छोड़िए ना, या तो आप बीजेपी में जाने वाले हैं इसलिए आप बार बार बीजेपी कह रहे हैं। हरीन पांड्या से शुरू करें। हरीन पांड्या तो नहीं बन रहे ना। मेरी बात मैं तो मुख्यमंत्री नहीं, आप बता ही नहीं रहे। सुनिए ना मैडम, ना योगी जी बन रहे हैं ना हरीन पांड्या बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश से शुरू करता हूँ। नहीं, आप बिहार पे आइए। अरे सवाल मैं पूछ रही हूँ आपसे बिहार के बारे में। आप महाराष्ट्र चले जाते हैं या फिर यूपी चले? जितने माफिया अपराधी पैसे वाले को बीजेपी लेती है वो महात्मा गांधी हो जाते हैं। अच्छा, और जितने क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री कोई बन रहा है इस बार? मैं वही बात तो आपको कह रहा हूँ, नहीं बन रहा ना। बीजेपी आजादी के बाद पहली बार तो चाह रहे हैं कि नीतीश को, देखिए नीतीश को फिनिश तो बीजेपी कर ही दी है, और नीतीश कुमार जी अपने मना स्थिति में तो मैडम है नहीं। तो मैं आज आपको एक बात बहुत खूबसूरत, पर फिर भी बिहार में, बिहार देखिए जात का जहर तो सब जगह है। चाहे कर्नाटक जाइए तो लिंगायत बोंग लिंगायत मिलेगा, कहीं जाइए तो मराठी गैर मराठी, मैंने जाति के बारे में पूछा ही नहीं ना। और जो बिहार जाइएगा, ये तो स्टीरियोटाइपिंग होती है कि मैं पूछ भी नहीं रही हूँ और आप जाति पे उतर आए हैं। सुनिए ना, जब बिहार जाइएगा तो जब एक जाति का कोई ये हमेशा नॉन बिहारी पत्रकारों को बोला जाता है कि आप जाति के ऊपर सवाल पूछते हैं। यहाँ पर 1 घंटे से मैं जाति के ऊपर आई नहीं और आप मेरे पे डाल रहे हैं। सुन लीजिए ना, प्रशांत जी को पहले एक सलाह दीजिए कि अपने जाति का 1 वोट लेने की क्षमता पैदा करें। फिर आप कर रहे हैं ना, मतलब और कुछ ना हो तो आप उनके स्वर्ण जाति पर उतर आए। मेरी बात तो सुनिए ना मैडम, बिहार में ना उन्होंने कहा कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री के लायक हम फिट हैं। आप भी कहते हैं कि मेरे को जाति पे मैं वोट नहीं मेरी मांगता। बात तो भैया, वो कहते हैं कि मैं जाति पे वोट नहीं तो मांगता। लीजिए ना मेरी बात। लालू यादव जी बोलते हैं, नीतीश जी बोलते हैं ईबीसी ओबीसी, आप तो करते ही नहीं वो मेरी बात तो राजनीति। सुन लीजिए ना, मैं वही बात आ रहा हूँ। अब वो पहले बोले एमएलए नहीं बनेंगे, बोले अब हम बनेंगे। पहले बोले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बोला हम बनेंगे। उनको कहिए कि अभी मुख्यमंत्री का सपना देखना छोड़ दें और किसी ओबीसी, दलित को चेहरा बना दें, माइनॉरिटीज को चेहरा बनाए। सुनिए ना मेरी बात। आप फिर वही बात, हम सलाह आपके द्वारा दे रहे हैं। कन्हैया तो भूमिहार समाज से है। हाँ, वो भी नहीं बन सकता। मैं जो कह रहा हूँ, अभी बिहार में सामाजिक न्याय की बात करिए, और आप इस जन्म में, अगले इलेक्शन में, इस जन्म में आप डिप्टी सीएम बन जाएंगे, आप किंग मेकर बन जाएंगे, आप सरकार बना लेंगे कभी, लेकिन कोई अत्यंत पिछड़ी जाति या ओबीसी या दलित या माइनॉरिटीज ही मुख्यमंत्री होगा। इसको मैडम आप आज क्लोज कर दीजिए इस बात। अच्छा, गठबंधन का कौन बनेगा? आप अब आइए, मैं क्या कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रति एसटी, एससी, माइनॉरिटीज, ईबीसी, जो जाति जनगणना है, आरक्षण है, अन्य चीजें हैं जो राहुल गांधी जी लगातार 10 से 15 सालों से जिन मुद्दों को उठा रहे हैं और उस पर अरे हुए कंटिन्यू इस बात को कहते हैं कि जो भूल पीछे हुई वो नहीं होगा, चाहे इसका अंजाम जितना बुरा हो। तो जिस 90-92% लोगों को क्यों अभी तक हम ऊपर नहीं आ पाया, जिसको लेकर के वो नए तरीके से काम कर रहे हैं, उनके प्रति जो यूथ पढ़े लिखे लोग हैं, अम्बेडकरवादी, एसटी, एससी, वो सब कांग्रेस को वोट देंगे इस बार। मेरी बात सुनिए ना। और
मैं क्या कर रहा हूँ, उनका झुकाव, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो कांग्रेस को वोट दे देंगे। फिर किसको देंगे? मेरी बात तो मानिए। बात तो वही होगी, आरजेडी या कांग्रेस, है ना? उनका झुकाव कांग्रेस के नेता के प्रति बढ़ा है। अब आप आइए, कमी क्या है? कांग्रेस में एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत है बिहार में या हर स्टेट। वो तो है ही नहीं मैडम, मैं वही बात तो कह रहा हूँ। अब पप्पू यादव को कांग्रेस आज तक पसंद बिहार में नहीं आया। क्यों? झारखंड में पसंद आया, दिल्ली में पसंद आया। क्यों पर? अब ये तो कांग्रेस न समझेगी मैडम, हम तो रंक हैं, राजा हैं वो। अब आप आइए मैडम। कौन? राहुल गांधी की प्रियंका गांधी? राजा मतलब कांग्रेस। हाँ, तो कांग्रेस में कौन? नहीं, राजा मतलब कौन डिसाइड करता है वहां पे कि पप्पू यादव आएंगे या नहीं आएंगे? सीडब्ल्यूसी में आपकी चलती नहीं है? किसी के साथ दोस्ती तो होगी जो कहेंगे कि पप्पू यादव को बना दीजिए। मैडम, यदि पप्पू यादव को 1 सालों से हाँ। मैं जितना परेशान नॉन पॉलिटिकल मैं हुआ हूँ ना, जितना टॉर्चर, मैं सच कहता हूँ, मैं आज खुल के आपसे कहता हूँ मैडम, मेरा जो सीमांचल और कोसी है वो माइनॉरिटीज, दलित और ST SC, वहाँ अपर कास्ट 0% नहीं के बराबर है। और मेरे साथ जो सबसे ये सीमांचल की बात में जब कर रहे हैं आप, सीमांचल में ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को वहां पे आ रहे हैं ना वो, तो उनका असर EC कहती है और बाकी मीडिया रिपोर्ट्स भी है कि वहाँ इतने बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, और इसीलिए जो है वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज का कुछ कहने कह सकते हैं वहाँ पर बात। आइए, तो 1.5 घंटे तो बात कर रहे हैं हम, आप बताइए सीमांचल की बात ना। ये क्वेश्चन तो आपका है ये मैडम। हाँ, हमसे तो पॉडकास्ट वाले 2.5 3 घंटा बात कर ली। और मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ मैडम, बुरा नहीं मानिएगा। मैं सीमांचल में जिस तरीके से मेरी आइडियोलॉजिकल रिलेशंस EBC माइनॉरिटीज़ के साथ, माइनॉरिटीज़ का रिलेशन पप्पू यादव के साथ, मैं देखिए, मैं इतने लात खा लिए राजनीति में, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरा गुनाह मैडम, मुझको 2 बात लगता है। एक तो लगता है कि रामविलास जी, नीतीश जी, लालू यादव के 30 साल बाद हम पैदा लिए, तो एक मेरा इतने लंबे बाद उम्र मुझको खा गया इन लोगों के बाद। पर अब तो आप सीनियर हो गए। अब सुनिए ना मैडम, अब उसके बाद मैडम सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि मैं झूठ तो 0% नहीं बोलूँगा, सच में कभी कंप्रोमाइज भी करूँगा तो 20-30% करूँगा। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ इतना हो गया मैडम, मेरे लिए सबसे बड़ा दिक्कत हो गया कि मेरी जो पर्सनैलिटी है ये कांग्रेस से नहीं मिलती। इतना ना लंबा हो गया, नहीं, इतना ना लंबा हो गया कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टी और कांग्रेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हम पच ही नहीं पाते। तो मेरे लिए दिक्कत क्या है कि लालू यादव जी गठबंधन है। अब लालू यादव जी को क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, जबकि मैं लालू यादव को हमेशा रिस्पेक्ट किया, हमेशा साथ दिया, लालू यादव के साथ खड़े रहे। जब भी लालू यादव को मेरी ज़रूरत पड़ी मैं लालू यादव के साथ रहा, लेकिन लालू यादव जी सब दिन मेरा विरोध किए। तो इसलिए वो गठबंधन में आपको आने नहीं देंगे। वो क्या चाहते हैं मुझको नहीं पता, लेकिन मैं, और उनकी सुनते हैं राहुल गांधी? नहीं, मुझको नहीं लगता राहुल गांधी जी सुनते सबकी है, उनमें करते हैं अपनी है, लेकिन वो करेंगे अपनी। अब राहुल गांधी जी, तेजस्वी भी आपको नहीं आने देंगे फिर? तो देखिए, तेजस्वी जी मेरे लिए मेटर नहीं, हो तो 91 में पैदा ही हुए और हम 90 में MLA बन गए। पर मुख्यमंत्री चेहरा तो वही है। डिप्टी CM देखिए, हर पार्टी का कोई ना कोई चेहरा होता है। हाँ, कांग्रेस में भी बहुत चेहरे हो सकते हैं, नहीं है ना? हो सकते हैं ना, हो सकते हैं, अलग बात है, वो तो बीजेपी की भी हो सकते हैं, लेकिन कहाँ है? लेकिन हाँ, बीजेपी ने तो अपना पीछे से वार कर दिया और वो तो चाहता ही है कि देखिए बीजेपी क्या करता है, कभी चिराग पासवान और उसके भाई को लड़ा के चिराग को बर्बाद करता है, और रामविलास जी और अंबेडकर का फोटो फेंक देता है, घर से निकाल देता है। बीजेपी क्या करती है, कभी चौटाला को लात मार के भगा देता है 5 साल रखने के बाद, तो कभी महबूबा को, जो सबसे ज़्यादा अलगाववादी बात नारा लगाया और जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और जिन्ना की बात किया, वो बीजेपी के सबसे ज़्यादा दोस्त रहे महबूबा। फिर बाद में उसको अलग किया, तो कभी ममता को अलग किया, तो कभी शिंदे को अलग किया, तो कभी रेड्डी को अलग, जो लात मारा तो चंद्रबाबू को लिया, उसको लात मारा तो इसको लिया। नीतीश यहाँ पे तो नीतीश जी ये लात मार रहे थे बार-बार। नीतीश कुमार ने ही को लात मारा बीजेपी,
और मोदी जी ने जितना नीतीश कुमार को गाली दिया, अमित शाह जी ने तो कह दिया मुख्यमंत्री। अच्छा, मैं सीमांचल पे आ रही थी, वो रोहिंग्या और बांग्लादेश मैं वहीं आ रहा जरा हूँ। आप उस पे बता अब दीजिए। इसीलिए आप सलाह दीजिए प्रशांत किशोर जी को कि अभी वो चुनाव ना लड़े। अच्छा। अभी वो चुनाव लड़वाएं और किसी ईबीसी ओबीसी एसटी एससी को मुख्यमंत्री, सबके टच में तो है ही, चिराग जी के टच में है, कन्हैया जी के टच में, सबके टच में है ही। आपके साथ? नहीं, मेरे साथ उनका कोई टच नहीं है। पप्पू बाबू मेरे रिलेशन में हैं, वो अध्यक्ष हैं, पूर्णिया से हैं, वो अध्यक्ष बने हैं, पारिवारिक रिलेशन में हैं। उनका हमेशा सानिध्य मेरे साथ पर है। आप नहीं जाएंगे उधर? मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उनको एक आप किसी भी चीज का हाँ या ना में वो जवाब उनको नहीं देते। सलाह देते तो ही। मैंने तो कहा कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, वो हम तो पागल हैं कांग्रेस के प्यार में, राहुल जी के प्यार में, हम तो कह ही रहे हैं। और मैं आता हूँ रोहिंग्यांग और बांग्लादेशी। हाँ। तो आपको मैं बहुत क्लियर कर दिया कि मैडम, मैं सिर्फ दुनिया को देना जानता हूँ, लेना नहीं जानता। दशरथ माझी को आज भी 15,000 रुपया मेरे जेब से अकाउंट से जाता है। इस तरह देश के मैं तनख्वाह, मेरी तनख्वाह लगभग अकाउंट गरीबों को जाता है। मैं मेरे घर में नहीं आता, मैं पेंशन नहीं उठाता हूँ मैडम, मुझे भीख नहीं मांगने की आदत है, मैं किसी के कृपा पर नहीं जीना चाहता हूँ मैडम। और याद रखिएगा मैडम, मैं आज कह के आपको जा रहा हूँ, जो पप्पू यादव बिना किसी पद के पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखता हो, पूरी दुनिया की मदद करने की हिम्मत रखता हो, जिसको दुनिया का डर ना हो, मरने की डेली तैयारी करता हो, कभी इस देश की जनता ने या बिहार की जनता ने हमें मौका दे दिया मैडम, वर्ल्ड सिर्फ पप्पू यादव को देखेगा। मैं बहुत पागल आदमी हूँ मैडम, मैं बहुत ईमानदार हूँ, ड्राई ईमानदार हूँ। मेरा पूरा फैमिली मैडम, एक धंधा पानी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है मैडम, और मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ आएगा भी नहीं। जो आदमी कोरोना में अरबों करोड़ों बांटे, हर बाढ़ में जाकर के 11-11 दिन पटना में भूखा रो रो करके बांटे, क्या कर सकता है मैडम, अंदाजा कीजिए। जो हर सिस्टम को चैलेंज रखने की औकात और सदन में हर लोगों के खिलाफ बोलने की ताकत रखता हो, उस आदमी का पागलपन कभी सोचिएगा अकेले में मैडम। मैं क्या कर सकता हूँ, रोंगटा खड़ा है मैडम। मर जाऊंगा, किसी जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा मैडम। मरना पसंद होगा, हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, किसी दूसरे के आइडियोलॉजी को और किसी के अधिकार को नहीं छीनेंगे मैडम। हम उस सिस्टम को मिटा देंगे जो सिस्टम गरीब को परेशान करता है, आम आदमी को परेशान करता है। हम उस जीएसटी और उस नोटबंदी को मिटा देंगे मैडम, जो किसान और आम आदमी के लिए परेशान हो गया। मैडम, यहाँ से आप निकलिए, जूता कहाँ है, यहाँ से निकलिए, हेलमेट कहाँ है, यहाँ से निकलिए, गाड़ी का कागज़ कहाँ है, आप हमको नोटिस भेजो ना। हम गाड़ी का टैक्स भर के आ जा रहे हैं, हम अपनी माँ के साथ, बीबी के साथ, बहन के साथ जा रहे हैं, तो हमको रोड पर टॉर्चर कर रहे हो। एक इनकम टैक्स लगाओ ना, जीएसटी भी, इनकम टैक्स भी, पूरा 50% तो ये दोनों। क्यों मैडम, क्यों टैक्सेस और जीएसटी मिला के 50% क्यों देंगे आप? इनकम टैक्स का खौफ कितना है मैडम, डरा रहता है सब, लगता है कोई बाघ गिल जाएगा। मैडम 14% मैट्रिक नहीं कर पाए आजादी के बाद हम लोग। 11 करोड़ 60 लाख आदिवासी में किसी के थाली में सब्जी नहीं है मैडम। मैडम, मैं आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूँ, हम सहयोग चाहते हैं। हम आते हैं मैडम, मैं रोहिंग्यांग पर मैडम 37 जिला बिहार का 100% क्रॉस किए हुआ है मैडम। आधार कार्ड किसने, मनमोहन सिंह जिला है। ड्रीम प्रोजेक्ट किसने बनाया, याद कीजिए अरुण जेटली के उस बयान को। क्या कहा था कि किस
प्रोसेस के तहत वोटर लिस्ट बनेंगे, कौन बाहर जाएगा कौन आएगा। और उसके बाद 6 महीना पहले मैडम एक वोटर लिस्ट बनी, 22 साल के बाद SIR आपको करने की नौबत आ गई। हर साल मैडम 3 महीना वोटर लिस्ट पर वर्क होता है, चुनाव के पहले 1 साल। 6 महीना पहले एक न्यू वोटर लिस्ट बन गई, कौन आया कौन बाहर गया। आपको ये मिर्गी कहाँ से चला, धृतराष्ट्र कहाँ से बन गए चुनाव आयोग, कहाँ से इतना साइको हो गए। 3 महीना चुनाव है मैडम, 70% बाढ़ में लोग हैं, किसी के पास मैट्रिक सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास रिहायशी नहीं है, किसी के पास बाप दादे के पास जन्मपत्री नहीं है। हम मैडम सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि आप होते कौन हैं नागरिकता की बात करने वाले, वो होम मिनिस्ट्री को करने दीजिए। और इनको सलाह दिया, ये सलाह मानने को तैयार नहीं है। आधार कार्ड राशन कार्ड जबकि सबके साथ लिंक है। और आप अभी तक 6 बार 11 साल प्राइम मिनिस्टर उसी पर है, 6 साल अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर उसी पर है। और उसके बाद आप कह रहे हैं रोहिंग्या, बांग्लादेशी, म्यांमार, नेपाल। मैडम जो मर जाएगा उसका भी आधार कार्ड पैन कार्ड रहेगा। गुजरात में 18 जिलों में 100% क्रॉस है, वहाँ मुस्लिम नहीं है मैडम। हरियाणा में जहाँ मुस्लिम है ही नहीं वहाँ पर क्रॉस है। बिहार में जहानाबाद को छोड़ दीजिए, सिर्फ जहानाबाद, आपको आज मैं कह रहा हूँ मैडम, और आप चैलेंज कर दीजिए, 37 जिला में मैडम 100% क्रॉस है। कभी कह रहे नेपाल, कभी कह रहे म्यांमार के लोग। मैडम अभी आप पर्ची बांटे हैं, पर्ची लौटाने आपको कैसे पता चल गया मैडम, कहाँ से पता चल गया कि म्यांमार से हैं, नेपाल से हैं और बांग्लादेशी हैं। और सिर्फ आप पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया को आप गाली दे रहे हैं, वहाँ 26%, यहाँ 24%, यहाँ पर फलना। जबकि 37 जिला में 11, 12, 13, 6, 8% फाजिल है। और अब पब्लिक तो अपने से आधार कार्ड बनाया नहीं मैडम। और आप कह रहे हैं कि पैसा देके बना लिया, तो इसका मतलब आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपने बढ़ावा दिया है, ये बात नहीं है मैडम। जो मर गए उसकी काउंटिंग नहीं ये लोग कर रहा है। नहीं करेंगे, क्यों करेंगे मैडम? वह तब आधार कार्ड मरने के बाद भी तो है ना मैडम। ये मैं क्या कह रहा हूँ इसको समझिए। यदि आप, इसीलिए तो SIR हो रहा है ना मैडम ये बात तो 6 महीना पहले आपको करने की जरूरत थी। ऐसा थोड़ी है 6 महीना पहले। और आपको यदि लग रहा है कि कुछ गलतियां हुई है हमसे, तो आप पहले आप 11 साल PM और 16 साल आपकी सरकार थी, और आप कोर्ट का सलाह भी मानने को तैयार नहीं है। और आप मैडम आप कह रहे हैं कि हम पैसा दे करके बना लिया, तो भैया आप एक कोर्ट की कमेटी बना लेते। इस चुनाव के 3 महीने के बाद चुनाव है, 2.5 करोड़ पौने 3 करोड़ लोग बाहर में है मैडम, बिहार से बाहर। कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है ना, या तो मैं क्या कह रहा हूँ, चुनाव के बाद तो आपके पास 4 साल है, कुछ हो या ना हो उससे हमको क्या लेना देना, आप उसको करा लीजिए। मैं भी चाहता हूँ कि यदि कोई बाहरी लोग हैं और हमारे संविधान के मुताबिक नहीं है तो सबको निकाल दीजिए। सभी लोग चाहते हैं, इसमें थोड़ी आपको नेहरू और इंदिरा आके रोका। तो घुसपैठियों को निकालना चाहिए, ये आप मानते हैं? बिल्कुल, सबको सब मानता है। जो लोग घुसपैठी नहीं, जो लोग भी गलत तरीके से हैं, तो मैडम ये तो इनकी गलती है ना, इन्होंने किया है ना। आज ये जब आप देखें चुनाव जीतने के लिए कोई माध्यम नहीं बचा, रास्ता, तो अब आप जाकर के जो 6% फॉरम है जहां आप चुनाव जीत ही नहीं सकते, वहां बाप बाप कर रहे हैं आप। अब वहां आप धृतराष्ट्र बना दिए चुनाव आयोग को। अच्छा, सीमांचल एरिया तो में चुनाव लड़के क्या करना चाहिए हम लोग को? सीमांचल एरिया में AIMIM भी कह रही हैं कि वो आएंगे, वो भी वहां लड़ेंगे इस बारी। मैडम सबको क्या लड़ने का राइट है, और वो गठबंधन का हिस्सा मैडम, बनना सबको चाहते हैं इस लड़ने बार। का- नहीं, वो पहले भी लड़ चुके हैं। मैं ये कह रही हूँ कि उनके जो जीते हुए विधायक हैं वो RJD में चले गए थे। मैडम मैं आपसे एक तो बात इस बार वो गठबंधन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? मैडम मैं एक बात बोलूं कि पहले तो देखिए, जब आप एक धुरी की बात करिएगा कि RSS ये ऐसा वो ऐसा नफरत फैला रहे हैं, तो आप AIMM को उन चीज़ों से दूर होना पड़ेगा ना। हम तो सलाह ही दे सकते हैं, आग्रह नहीं तो नहीं करेंगे। और लड़ने का तो अधिकार सबको तो है। MIM RSS के साथ जुड़ा है क्या? आप क्या कह रहे हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा। धुरी, मैंने कहा यदि कोई RSS को गाली देता है, कहता है ये एक नॉर्थ साइड है, तो IMM भी तो अपने साउथ साइड की बात हमेशा करता है।
ध्रुवीकरण की राजनीति तो नहीं चलेगी ना मैडम। आप एक आदमी को गाली दीजिएगा, एक आदमी को क्या कहिएगा कि नहीं तुम सही हो। मैडम आप कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसमें आप यदि फिट नहीं बैठेंगे तो गठबंधन कहाँ से होगा। तो कौन आ सकता है फिर? ना प्रशांत किशोर नहीं आ सकते गठबंधन में, AIM आप आ सकते हैं? नहीं, हमने आप भी नहीं आ सकते? हमने कहा कि प्रशांत किशोर नहीं आ सकते, नहीं आएंगे ना वो। ये तो ऊपर की बात है ना मैडम। कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे प्रशांत किशोर और आप प्रासंगिकता क्या, आपको नहीं आने देंगे? हम तो एसोसिएट मेंबर हैं कांग्रेस में। हाँ, एसोसिएट मेंबर हैं कांग्रेस के लिए। आप लड़ेंगे इस बार? कांग्रेस के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप लड़ेंगे क्या? कांग्रेस का नेतृत्व जो चाहेगा मैं करूंगा। और मैडम मैं रथ पे नहीं चढ़ना, मैं इतना दुनिया में पप्पू यादव के फॉलोअर है ना मैडम, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है मैडम। आपको कमीज से खींच के निकाला मैं गया? कौन कर दिया, दिखा दीजिए मैडम। मैं हाँ वीडियो निकालो, निकालो वीडियो, निकालिए वीडियो। पीछे चैलेंज से है किसी ने सर, पीछे निकालिए, चैलेंज है मैडम। हाँ पीछे से खींचा था मैडम, निकालिए ना। निकालिए। ये है मेरे पास, मैंने देखा इसीलिए तो मैंने पूछा आपसे। मैडम निकालिए, बिल्कुल निकालिए। ये देखिए, ये देखिए ना। हाँ देखिए, ये देखिए मैडम, देखिए ना। अब हम फिर वही बात, पीछे से तो है ही नहीं, पीछे से हमें उठा रहा है ऐसे। पब्लिक है वो, काले कपड़े में मैडम, सिक्योरिटी पब्लिक है पीछे, पब्लिक है वो मैडम। ऐसे हम जो गिरे हैं, चोट लगा है। आपको खींच रहे पीछे से, वो देखिए। पप्पू यादव के लिए दुनिया पागल है, हम किसी के लिए पागल नहीं है मैडम। तो मैं कहाँ कह रही हूँ, मैं ये तो नहीं कह रही कि सही किया। आप देखिए ना मैडम, ये देखिए, आप देखिए ना, ये देखिए, देखिए उठा रहा, खींच रहे हैं आपको। हाँ खींच रहे हैं कि ऊपर नहीं चढ़ सकते? नहीं, वो हिच, हम गिर गए थे, वो हिच रहे थे। आप नहीं गिरे सर, हमको बैक नहीं किया किसी ने। आप मैडम, हम गिर चुके थे। नहीं, यहाँ पर कहाँ गिरे हैं आप? मैडम, वो उठ सीढ़ी पर हम गिरे हुए हैं। आपकी इतनी तौहीन हो रही है और आप फिर भी आप डिफेंड कर रहे हैं। मैडम, मैं सवाल नहीं उठता। मैं मंच पर कन्हैया, कांग्रेस में कन्हैया जी से पूछे, वो चढ़, पप्पू यादव इस जन्म में उस मंच पे नहीं चढ़ेगा जहां पर कोई युवराज अहंकारी होगा। और राहुल गांधी जी जब मेरे नेता वहां थे तो वहां पप्पू यादव की जरूरत नहीं थी। आप किसे युवराज कह रहे हैं? आप कोई जो युवराज अहंकारी होगा, जिसको परिवार का अवसर मिलता हो, कोई, एवरीवन एंड एवरीबॉडी, आई डोंट नो, जो किसी पिता के विरासत पर आगे बढ़े, जिसको संघर्ष का कोई पता ही नहीं, किसी दल के नेता को। मैडम, पप्पू यादव आम आदमी के दिल में ना है। हाँ, ठीक है। और मैं पागल हूं ना, आदमी से मोहब्बत करता हूं। हर जात के लड़कियां, लड़के और महिलाएं पप्पू यादव को। तो फिर आप क्यों ये सहते हैं? नहीं मैडम, इसमें सहने की तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल गलत तरीके से उस बात को बोला गया। ये देखिए, सिक्योरिटी वाला आपको सर देखिए ना, कोई क्या है, वो क्या कर रहे हैं? ये नीली कमीज वाले आपको हाँ, पीछे खींच वो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं नीचे। नहीं मैडम, मैं आपको चैलेंज करता हूं मैडम। अच्छा, आप अपनी ट्वीट निकालिए जो आपने कहा था कि आप कुछ भी सह लेंगे कांग्रेस के लिए। हम कुछ भी सह लेंगे कांग्रेस के लिए, बिहार और बिहारी के लिए, ये कहा हुआ है। तो यह बिहार के लिए क्या कर रहे थे आप यहाँ पे? भैया मैडम, बिहार के अधिकार को जब छीना जा रहा है, तो जब हम आंदोलन कर रहे हैं और पूरे बिहार को बंद हमने किया, हमने कॉल किया था मैडम, अपने प्रभारी अलावरू जी के कहने पर। अच्छा, ठाकरे की बात चल रही थी जब उन्होंने बिहारियों के ऊपर ऐसे कहा, राज ठाकरे ने और उद्धव ठाकरे। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर पर घी डालने से महक तो गोबरे का ना आएगा। राज ठाकरे सब दिन बीजेपी के ना संस्कार में रहा है। हद हो गया मैडम। और जब नगर निगम का चुनाव आएगा तो गाली तो बिहारी को ना पड़ेगा। कहीं से हम तो कह ही रहे हैं कि डेवलपमेंट पर वोट नहीं मिलता। गाली गलौज जितना करिएगा, जितना बड़का दोगला तेगला उतना बड़का नेता, जितना बड़ा धुरतई, जितना बड़ा दुष्टई उतना बड़ा नेता। नेता बनने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए मैडम, गाली गलौज का, दोगलई का, तेगलई का, लूटने का, माल का, बलात्कार का, जब उन्होंने ये सब कहा तो कांग्रेस से तो ज्यादा आवाज नहीं निकली। निशिकांत दुबे ने कहा कि पटक पटक के मारेंगे, और उन्होंने कहा तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए।
गलत है। तो आपकी एक बात बोले कांग्रेस के- मैडम? हाँ, इतना डरते हैं उद्धव ठाकरे से? नरेंद्र मोदी से ना पूछिए, वो क्यों नहीं बोलते हैं। वो तो देश में थे नहीं उस वक्त। बीजेपी से पूछिए क्यों नहीं बोलते हैं। तो वो निशिकांत दुबे अमित किस शाह- पार्टी के हैं? निशिकांत बीजेपी से हैं। हाँ। बोल तो दिया, हाँ, झारखंड के हैं। फडणवीस बोल तो दिया, जवाब तो दे दिया। कांग्रेस क्यों इतनी खामोश है? उधर हमने से कहा इतना- घाट ढुक, हमने कहा कि हम घाट ढुक के चैलेंज करेंगे। हम बम्बई जाके लड़ेंगे राज ठाकरे से। हिंदी भाषी और बिहारी झारखंड को जो भी चैलेंज करेगा, मराठा बिहारी भाई भाई, लेकिन बिहार में किसी कीमत पर मराठी एक भी संस्था को चलने नहीं देंगे, बंद कर देंगे। एक हमारा सेक्शन है स्नैपचैट, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक हमेशा एक पुरानी बात थी जो आपके साथ हुआ था, इसके बारे में मैं ज़रूर पूछूंगी कि एक वो किम डेवी का जो हुआ था पुरुलिया, मैडम बहुत पुरानी बात है। नरसिम्हा राव, क्या हुआ था कोई मैटर हो तो बताइए तो। IB, ED, CBI सबको इन्वॉल्व कर दिया था। हाँ, तो हम ना 3 में ना 13 में आनंद मार्गी का बेटा होने के लिए हमको पप्पू यादव थे। उसने तो कहा ना कि आपकी भैया, गाड़ी किम- में, आपकी गाड़ी में वो छुपा के ले मैडम गए थे इसलिए उसको। तो आप कुछ जानते ही नहीं है मैडम। उसने कुछ कहा ही नहीं, बोला कि हमको कोई एक नेता से मुलाकात करवाया। नहीं, फिर पूछा था कि कौन नेता, उन्होंने कहा पप्पू यादव। वही तो मैं कह रहा हूँ, पप्पू यादव। तो वो पप्पू यादव को ना पूछा कहाँ मिले, बोला याद नहीं है। कौन है पप्पू यादव, वो भी चेहरा नहीं चिन्हा। हाँ, पर उन्होंने कहा आपकी गाड़ी में वो मैडम भगा के ले गए वही थे तो हमको नेपाल। तो समझ में नहीं आता है मैडम। हमको तो आप कभी कहता है वो कि ट्रेन से ले गए, कभी आपको गाड़ी से। नहीं, ट्रेन से ले गए वो। मैडम हाँ। पप्पू यादव ट्रेन से ले जाएगा नहीं, किसी को? पहले गाड़ी से गए। नहीं, ऐसे नहीं, पहले वो गाड़ी से गए और गाड़ी उन्होंने कहा कि आपका था, MP थे, पप्पू यादव की गाड़ी थी, फिर वो ट्रेन से गए। हमको तो समझ में नहीं आया मैडम, MP थे या क्या थे। अब कब की बात, IB को भी फंसा है कि IB इन्वॉल्व थे, नरसिम्हा राव इन्वॉल्व थे, हाँ। PM इन्वॉल्व थे। तो पहले आप PM नरसिम्हा राव से पूछ लेते। आनंद मार्गियों के लिए था ना वो तो सारा। भैया तो आनंद मार्गी ना जानेंगे। तो आप आनंद मार्गी तो हैं। मैं आनंद मार्गी का बेटा हूँ और आनंद मार्गी के साधना पद्धति को जानता हूँ। तो आनंद मार्गी के लिए थे तो ये सरकार ना जानती उस बात। तो AK-47 सब आप लोगों के लिए नहीं था? भैया यह आनंद मार्गी के लिए था, तो आनंद मार्गी से ना पूछिएगा। इसीलिए तो पूछ रही हूँ हम एक आपसे। फॉलोवर हैं, हाँ, तो हमसे क्या पूछिएगा। आप आपकी- सन्यासी से पूछिएगा, आपकी गाड़ी में गए थे ना, सवाल नहीं उठता। तो जो कभी दूर दूर तक मैंने किसी डेविड और गर्ल डेविड को देखा भी नहीं। फिर आपने ऐसी गाड़ी दे दी समाज सेवा में। गाड़ी दे दी हाँ, सर, कभी जाने ही नहीं। किसी ने कोई कह दिया आपको कि हमको मैडम ने हमको 10 करोड़ रुपया दिया, हो गया। हाँ, जब वो प्रूफ ना कोई बात भी, ना कोई जांच में आया, सारे जांच में कह दिया कि बिल्कुल गलत, तब भी आप पूछ रहे हैं ये सवाल। हाँ, बहुत पुरानी बात है, इसलिए पूछना पूछ भी रहे नहीं हैं। चाहिए मैडम आपको। हाँ। जब वो जांच में कोई बात नहीं, चीज नहीं, बात वो नहीं करना चाहिए। चलिए स्नैप रिएक्शन पे चले जाते हैं। उवैसी साहब के बारे में बताइएगा कि क्या इनका वर्चस्व क्या है बिहार में? ये अपनी राजनीति है, अपनी राजनीति है, और राजनीति करने का अपने तरीके से। कितने सीटों पे लड़ेंगे? RSS को राइट है, बीजेपी को राइट है, तो इनको भी अपना तो राइट है। 25-30 सीट कितने? और नहीं। सीमांचल में इनका असर होगा? कोई असर नहीं। कितने सीट असर तो जीतेंगे? कुछ ना कुछ होता ही है सबका मैडम। हाँ, पर वोट तो काटेंगे ना। मुझे नहीं लगता मैडम। कांग्रेस के वोट, मुसलमान के वोट तो जाएंगे ना इनके पास। देखिए, कांग्रेस का वोट मुसलमान का वोट नहीं है मैडम। क्यों? MY तो उनका है ना। कांग्रेस का नहीं है मैडम। कांग्रेस सरदार है, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है, कांग्रेस भूमिहारों की पार्टी है, कांग्रेस EBC की आइडियोलॉजी पर चलती है, कांग्रेस सबकी पार्टी है। तो मुसलमान वोट फिर किसके पास जाता है? जो बीजेपी के खिलाफ जो रहता है। जो कांग्रेस है। भैया तो सब बट नेचुरल है। तो फिर कांग्रेस है ना। अम्बेडकर को मानने वाले के का वोट तो भी फिर आप क्यों कांग्रेस को कह रहे है। हैं कि कांग्रेस का वोट नहीं, तो मुसलमान की बात आपकी है ना। हाँ, तो मुसलमान। नहीं मैडम, ये नहीं हो सकता। बाबू जगजीवन राम अच्छी क्यों भूल आदमी। गया? बिहार क्यों सवाल भूल ही नहीं गया? उठता, सवाल ही नहीं। मीरा कुमार को आज तक याद रखे, उस परिवार को अभी उनके टिकट दिया, स्पीकर बनाया, उसके अभी आगे भी कुछ उनके नहीं। परिवार को MP में टिकट दिया बांकीपुर से। जयप्रकाश नारायण। मैडम, समय काल पात्र परिस्थिति के अनुसार सब कुछ चेंज हो जाता है। आज JP होते तो उस मोमेंट का कोई वैल्यू नहीं देता। गांधी आज होते तो कहता कौन है गांधी, भगाओ इसको।
जब सच में? जी जी, जब बुद्ध को नहीं छोड़ा यह देश, मार लाठी भगा दिया, मोहम्मद साहब को नहीं छोड़ा, जब भी किसको छोड़ा यह कंट्री, महावीर को नहीं छोड़ा, किसको ये कंट्री छोड़ा? क्यों? सब अनुयायी हैं उनके। सर सब गाली दे करके बुद्ध को तो यहाँ पे छोड़ा नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं किया। आज तक बुद्ध एक्सेप्टेबल नहीं है बिहार में, इंडिया में। क्या कह रहे हैं आप? सर सही कह रहे हैं, बुद्ध को जापान ने एक्सेप्ट किया, हांगकांग ने किया, लंदन ने क्यों किया। नहीं किया? यहाँ से जन्मा है बुद्धिज्म। आज भी कोई कहता है चंद्रवंशी है, कोई कहता है बुद्ध, कोई एक्सेप्टेबल नहीं है बुद्ध का यहाँ पर मैडम, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्धम शरणम गच्छामि अपो दीपो बाबा कोई नहीं करता मैडम। क्यों नहीं करते? सब कोई नहीं मैडम, कोई नहीं। चलिए इस पे भी किसी हमारे के विचार रूम नहीं में आप मिलते। दिखा दो बुद्ध की फोटो, चलो आप ही के रूम में हम देखना चाहेंगे। आइए दिखा देते हैं आपको। चलिए मैडम। हाँ। नहीं हम अभी देखेंगे मैडम। अभी चलिए ऊपर। नहीं हम अभी चलिए देखेंगे। चलिए दिखाते हाँ, हैं चलेंगे आपको। अभी। हाँ, कन्हैया कुमार जेएनयू का एक जीनियस लड़का है, प्रतिभावान लड़का है, बस। बिहार में चुनाव लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे? देखिए एक बात बताइए मैडम, अच्छे और जीनियस आदमी को चुनाव जीतना ही चाहिए, बस। मैं ये जीनियस है क्या? जेएनयू में पढ़ा लिखा जिसकी एक समझ है, जिन पर कई नैरेटिव झूठ फूस का बना दो तो उनके जीनियस को क्या खत्म कर दोगे? इंटेलिजेंट पर जीतते तो है नहीं वो, चाहे दिल्ली में हो या फिर बिहार में। जात पात के युग में मैडम बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। हाँ, कर्पूरी ठाकुर ये तो प्रणेता। क्या आज का बिहारी जानता है उनके बारे में? जी, जो आज का बिहारी, क्या वो जानता है उनका योगदान? मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये जाके नाई का काम किया, इससे सरल और विनम्र, इससे ईमानदार। इन्होंने ऊंची जात की बेटियों को भी आरक्षण दिया था, इंजीनियरिंग का जब हुआ था। इन्होंने जात पात नहीं किया, लेकिन इन्होंने बड़े लंबे समय तक समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़े। और जब तक बिहार रहेगा, यह देश रहेगा, कर्पूरी ठाकुर, जेपी लोहिया, ये लोग जिंदा रहेंगे जी। गांधी जिंदा रहेंगे, नाथूराम गोडसे जिंदा नहीं रहेंगे। उसको मानने वाले सिर्फ आरएसएस और बीजेपी है। उसके बाद धरती पर कोई यूथ नहीं होगा। नाथूराम गोडसे को सिर्फ बीजेपी पूजेगी और कोई नहीं पूजेगा। कहाँ बीजेपी पूछती है? कुछ लोग हैं। डेली डेली डेली। ममता बनर्जी संघर्ष की प्रतीक हैं और आज भी एक आवाज है। उनकी बनती क्यों नहीं है गठबंधन में कांग्रेस के साथ और राहुल के साथ? जिद्दी हैं। राहुल जी तो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम, माँ की तरह रेस्पेक्ट करते हैं, पैर छूते हैं राहुल जी। पर मिलते नहीं है। राहुल जी तो मिलते ही है। कहाँ? ममता जी से नहीं मिलते? एकदम मिलते हैं ना, हमेशा। उनके भतीजे से? नहीं एकदम मिलते हैं। जब जब मिलना चाहेंगे ममता जी से तब। फिल्म दुनिया में बिहारी मनोज बाजपेयी, एक थोड़ी है, शत्रुघ्न सिन्हा की बात कीजिए। आज के जमाने में कलाकार अच्छा होता है, कलाकार पर कोई बहस नहीं। आप देखते हैं उनकी पिक्चरें? नहीं, हम किसी की पिक्चर नहीं देखते। आप पिक्चर नहीं देखते? जो बदलाव की बात आती है उतने देखते हैं, फालतू पिक्चर नहीं देखते। इनकी पिक्चरें तो बहुत अच्छी हैं। जो आता है अच्छा देखते हैं। मोदी जी? बहुत मौका मिला इन्हें, अच्छा मार्केटिंग की, भारत को दुनिया में सबसे निचले पदान पर रख दिया। इकोनॉमी चौथे पे नंबर है, सबसे निचले। 1,14,000 मात्र सालाना इनकम है 92% लोगों का। आप डेटा पे विश्वास नहीं करते? जी मैं तो कह दिया। वो जीएसटी कहाँ पर है, पर कैपिटा इनकम क्या है वो तो देखिए। हमारे पास डॉलर क्या कहता है वो तो देखिए, रुपया की वैल्यू क्या है वो तो देखिए, निर्यात कितना, आयात कितना है वो तो देखिए, हमारा आत्मसम्मान कहाँ गया वो तो देखिए। और ये जितनी बात बोले आज तक कोई भी चीज नहीं कर पाए। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया मोदी जी ने आपके हिसाब से? ऐसा वैसा पूरी दुनिया में हम गिरे, हमारे सैनिक पर आत्मसम्मान पड़ा, कभी कुछ कभी ऑपरेशन रोक दो। मैडम मैं इतने कहता हूँ, इनको बहुत मौका दिया भारत ने, बहुत मौका दिया। और अगर चुनाव होते हैं तो फिर से मौका देंगे या नहीं देंगे भारत? सर हम भगवान तो है नहीं, ज्योतिषी भी नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं। आप जिन्ना से लेके गांधी जी से लेके मोदी जी के बारे में बता रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, यह देश डायनामिक और डैशिंग पर्सनैलिटी को लाइक करता है। यह देश तो इनकी पर्सनालिटी डैशिंग और डायनामिक इनकी पर्सनालिटी सिर्फ नफरत की और सिर्फ चुनाव जीतने की, उसके अलावा कुछ नहीं।
चुनाव कैसे जीता जाए, इनके पीछे अमित शाह हैं बस। और चुनाव जीतने के लिए कितना नफरत किया जा सकता है इस भारत में, इतना ही ये जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जानते। और अगर तुलनात्मक तरीके से अगर देखें तो गठबंधन की तरफ से कोई है इनके मुकाबले? इनसे बहुत ऊपर है। जैसे कि भैया सामने में राहुल गांधी है। आप सर्वे अब ये देख लो, एज ए मैन राहुल गांधी को इनसे बहुत ऊपर लोग मानते हैं। कौन सा सर्वे? एक भी सर्वे नहीं है सर, जो भी सर्वे, जितना सर्वे सब में है कि राहुल गांधी एज ए मैन, नरेंद्र मोदी एज ए मैन की बात आती है तो सीधा राहुल गांधी छलांग मारते हैं। और एज अ प्राइम मिनिस्टर? एज ए प्राइम मिनिस्टर जब भी बात होती है एज ए पार्टी, ये होता है कि अभी एज ए पार्टी ये इसकी स्थिति मीडिया के कारण ये होता है। नेक्स्ट, पीवी नरसिम्हा राव। अच्छे, आप मिले हैं उनसे? हम साथ में थे तो मिले, उनसे पीएम थे, हम एमपी थे तो मिलेंगे क्या? मिलेंगे क्या? कैश फॉर वोट्स पे क्या हुआ? कोई बात हुई थी? कोई कुछ नहीं। सुधींद्र कुलकर्णी से? मैडम एक बात बोले, अमर सिंह से? हमको तो समझ में नहीं आता, सुधीर कुलकर्णी तो बीजेपी का ना पार्ट थे। हद हो गया मैडम। राजनीति में दौपेच चलता रहता है मैडम, साम दाम दंड भेद सब। पर उस वक्त तो वो बीजेपी में नहीं थे ना, वो छोड़ चुके थे। मैडम साम दाम दंड भेद सब जायज, सब जायज है। कैश फॉर वोट जायज था? नो, गलत था, फिर बिल्कुल गलत, ये नहीं होना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि उस मनमोहन सिंह जी पर जितने सरदार आरोप मनमोहन लगे थे सिंह की सुप्रीम सरकार कोर्ट में, को बचाना जरूरी था, लेकिन कैश फॉर वोट जरूरी था कि नहीं? मनमोहन सिंह जी पर सारे आरोप सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए। मैडम नहीं बोल सकते आप। हाँ, तो मैं ये नहीं कह रही। हमको आपको नहीं कहना चाहिए था बाहुबली, आपने कहा लेकिन मैं सुन लिया। मैडम यदि आपको कहते तो आप गरीब का मसीहा कह देते, रॉबिन हुड कह देते। कह तो दिया आपको। नहीं, आपने हमको तो बाहुबली से ही शुरू किए मैडम। सर वो मेरे लिए मौत है। ये अच्छा, ये बाहुबली थे कि नहीं? आप क्या मानते हैं? नरसिम्हा राव मैंने एक बार अडवाणी जी का इंटरव्यू किया ना, उनसे पूछा कि कौन से बाहुबली का बाप नरेंद्र मोदी जी हैं। नरसिम्हा राव कहाँ से बाहुबली हो जाएंगे? मैं इसलिए कह रही हूँ कि गांधीयन थॉट वाले बाहुबली कहाँ से हो जाएंगे? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा कि कौन सा ऐसे पॉलिटिशियन है जिसको आप कहते हैं कि बहुत ही तेज और चालाक, तो उन्होंने कहा नरसिम्हा राव। किसने कहा? अडवाणी जी ने। देखिए बहुत शार्प थे, बहुत साल पहले की बात है पर। बहुत शार्प थे। 5 साल इन्होंने कांग्रेस की आइडियोलॉजी को और इकोनॉमी को अच्छे से जो कांग्रेस ने उनके साथ किया बाद में, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को कांग्रेस नहीं बनाया, सोनिया गांधी नहीं बनाया, इनको कोई और नहीं बनाया। बनाया, भूल गए और गाली देने के लिए बाद में याद आ जाता है। नेक्स्ट, प्रियंका गांधी। शार्प हैं, हिंदी पर पकड़ है, हिंदुस्तान को समझते हैं, हिंदुस्तानी कल्चर से जीते हैं, डायनामिक हैं। कभी मौका मिलेगा तो दुनिया चेंज करेगी। राहुल गांधी की प्रियंका गांधी? राहुल गांधी तो एक सच है ही, आप इनके बारे में बोले तो मैं नहीं बोका। हाँ, तो बागडोर किसके हाथ में होनी चाहिए कांग्रेस की, इनके हाथ में या राहुल गांधी के? ये CWC तय करेगा कि पप्पू यादव? पूछ और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अभी कांग्रेस बढ़ रही है। और खड़गे जी क्या है फिर, अगर उनके अध्यक्ष हैं? हाँ जी, आपकी लव स्टोरी? बहुत सीजन्ड है, बहुत अच्छी हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा फेयर हैं। हाँ। और रियल में भारतीय संस्कृति परंपराओं के वाहक हैं। हाँ। बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत ईमानदार हैं। हाँ। बहुत फैमिलियल है। आप पहली बार कब मिले थे उनसे? सुना है कि आप जेल में थे उस वक्त, आपने फोटो देखी थी। आपने फोटो देखी थी टेनिस कोर्ट की। अब हीर रांझा, लैला मजनू, ये तो जन्म जन्म तक चलता रहता है। कुछ चीज़ें होती हैं, कभी कभी गलतियां, भूल लाइफ में। मैंने पहले कहा कि बहुत कुछ सीखा है। हाँ, बहुत पर उनकी फैमिली, मैंने सुना है कि वो सिख हैं, आप हिंदू हैं, पहले माने नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। सिख और हिंदू ऐसा ही नहीं कुछ होता। ठीक बात है, लंबे समय से पिता हेड ग्रंथी थे तो ज़रूर बहुत सारे एब्स्ट्रगल थे, वो होना था। एब्स्ट्रगल तो कुछ होता ही है मैडम लाइफ। पर आपने ठान ली थी इनसे ही शादी करनी है? मैंने ठान नहीं ली थी। ठानने से कोई शादी हो जाती है क्या मैडम? ये डेस्टिनी, शादी, जिंदगी, मौत,
ये आप तय नहीं कर पाए। तो बॉस रंजीत जी हैं कि आप हैं? नहीं, कोई बॉस नहीं होता, एक दूसरे का रेस्पेक्ट होता है मैडम। बॉस कोई नहीं होता, मैं फालतू बात नहीं करूँगा। पर वो कांग्रेस में है। और रेस्पेक्ट, मेरे नज़र में इनका रेस्पेक्ट बहुत हाई है। बहुत घर कौन हाई। चलाता है घर यही चलाता और डिसीजन कौन लेता है? है। डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन वो भी लेती हैं, हम भी लेते हैं। अपना अपना डिसीजन है। तो संसद में जब होते हैं तो किस तरफ पलड़ा भारी होता है? नहीं, संसद में अच्छा बोलती है, मैं इतने जानता हूँ। और कांग्रेस का रेस्पेक्ट, सोनिया जी का रेस्पेक्ट, राहुल जी का रेस्पेक्ट इनके प्रति बहुत ऊंचा है, हमसे कई गुना ज़्यादा। सोनिया जी पे आ जाते हैं, इनके बारे में। बहुत मैडम, जिस परिस्थितियों को इन्होंने झेला है ना, कोई लेडीज कम झेल सकती है। और उस परिस्थितियों में भारतीय कल्चर में अपने को रख कर एक बेटी, एक दुल्हन की तरह जिस तरीके से कांग्रेस को मेंटेन आज तक किया और इस ऊंचाई पर ले गए, और दोनों बच्चे को इसने लड़ना सिखाया, सैल्यूट है उस माँ को मैडम। चलिए, इस पर हम ये वाला पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। इलेक्शन के बाद मिलेंगे। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। प्रणाम धन्यवाद। मैडम। प्रणाम।